हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से आप लोगों का शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप सभी का प्रतिदिन संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संबंध में जो मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को है, इसी के संबंध में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, जिसमें आप लोगों का 500 क्वेश्चंस होंगे। ये मॉक टेस्ट है, 500 मॉक टेस्ट दिए गए हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो और भी प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के मेडिकल सोशल वर्क के पेपर थे। हालांकि मैंने कुछ पेपरों के वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने दे रखा है प्लेलिस्ट, और वहाँ से जितनी प्रीवियस ईयर की जितने भी पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये मॉक टेस्ट है मेडिकल सोशल वर्क का, और ये प्रश्न यूजीसी के लिए भी लाभदायक है और साथ ही साथ मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी लाभदायक है। तो हमारे सामने आज का ये प्रश्न है। पहला, समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न हमारे सामने ऑप्शन पहला है आपके सामने कि कल्याण और सामाजिक सहयोग। ऑप्शन बी है समाज का राजनीतिकरण करना। ऑप्शन सी है सामाजिक विकारों का निराकरण करना। ऑप्शन डी है समाज के संस्थागत ढांचे के साथ समायोजन होना। क्या इसका सही जवाब है? अच्छा जी, बी की तरफ आप सभी का रुख झुकाव है। देखिए कोई एक, हाँ हो सकता है ऐसा हो रहा है। आप लोग ऐसा करें, मुझे ना कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें। मैं कमेंट आप लोगों का जो, एक मिनट रुक जाइए, कमेंट करिएगा आप सभी लोग। इसका जवाब अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं, और ठीक है, श्यामलता का ऑप्शन ए आया है, विनीत शुक्ला का बी ऑप्शन आया है, सुनीता सिंह का बी ऑप्शन आया है, और अगर हम बात करें भावना वर्मा जी का भी ऑप्शन नंबर बी आया है। यहाँ पे करेक्ट जवाब यही है कि समाज कार्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिएगा जरूर ध्यान से, राजनीति को नहीं किया जाता है। आप कल्याण और सामाजिक सहयोग कर सकते हैं, सामाजिक विकारों का निराकरण भी कर सकते हैं, समाज के संस्थागत ढांचों के साथ समायोजन भी कर सकते हैं। प्रश्न बहुत सरल था, मेडिकल सोशल वर्क का प्रश्न था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि समाज का राजनीतिकरण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जरा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है। चला जवाब दीजिए फटाफट तेजी से। ऑप्शन ए व्यक्तिगत समाज कार्य यानी केश वर्क, या बी सामाजिक समायोजन, सी सामाजिक समूह कार्य, ऑप्शन डी रक्षात्मक कार्यविधि। बताइए जल्दी जल्दी। विनीत शुक्ला का सबसे पहले जवाब आया भाई ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। यहाँ पे केश वर्क को लेकर चल रहे हैं विनीत शुक्ला। और भी बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिए। गरिमा ऑप्शन ए, वेरी गुड, आगे बढ़िए। यहाँ पर सौम्या का भी ऑप्शन ए आया है, संजय कुमार का भी ऑप्शन ए आया हुआ है। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, यही करेक्ट जवाब है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो केश और सामाजिक संबंधों में समायोजन लाती है। तो ध्यान रखिएगा, केस वर्क रहती है, ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के द्वारा दिया गया है। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने समाज कार्य को 2 भागों में डिवाइड किया पद्धति के माध्यम से। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद रखने वाली बात है, प्राथमिक प्रणाली ये आपकी होती है, सहायक प्रणाली आपकी होती है। सामाजिक समायोजन और रक्षात्मक कार्यविधि के बारे में सिगमंड फ्रायड का नाम आता है, और सामाजिक समूह कार्य में ग्रेस कोयले ट्रेकर महोदय जैसे भूमिकाएं निभाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जब कभी बात करें व्यक्ति को लेकर, सामाजिक संबंध को लेकर, उस व्यक्ति के समाज के जो संबंध है उसको समायोजित करना है, तो वह बात आता है केस वर्क में। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट जवाब आया है। लगभग विनीत शुक्ला, गरिमा और सौम्या और संजय जी का जवाब यहाँ पे सही आया है, ऑप्शन नंबर बी ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, केवल 4 ही बच्चे जवाब दे रहे हैं। और भी बताइए, श्रम मंत्रालय के अधीन MES का पूरा नाम, मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है MES का, बताइए जवाब बताइए फटाफट बताइए। गरिमा यहाँ पे आया है ए, सॉरी गरिमा का बी आया है, मेडुलर इम्प्लॉयमेबल स्केल की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होना चाहिए। विनीत का भी बी आ गया भाई, राकेश यादव का बी आ गया है, भावना जी का भी। राकेश यादव आपका ए आया है, नहीं राकेश यादव ए नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप ध्यान से करें इसको, ए नहीं होगा।
सुनीता का बी आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ आप सब लोगों को ध्यान देने वाली बात है, MES का जब कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि मिडुलर इम्प्लाइएबल स्किल होता है ये, ठीक है, याद रखने वाली बात है हम सबके लिए ये। और ये जो भूमिका निभाता है आप सबका MES, ये आप सबको बता दूं एक टेक्निक के रूप में, जैसे अगर हम बात करें कि ये बेसिकली ये किसी कार्य को अगर इम्प्रूव करना या किसी कौशल को इम्प्रूव करना है, या आप ये कह लिए किसी कार्यक्रम को स्किल यूज करना है, तो उनके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है, उनके लिए ये प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की सैन्य अभियंता सेवा है, जैसा कि आप सबको मालूम होना चाहिए। भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सरकारी रक्षा बुनियादी ढांचा विकास एजेंसी है ये, याद रखिएगा, ये सरकारी संस्था है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1923 में किया गया था, आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, 26 सितंबर 1923 सरकारी संस्था है भारत की ये। लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार श्रीवास्तव जी इसके इंजीनियर इन चीफ हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सैन्य अभियंता सेवाओं के माध्यम से हम देखने को मिलता है श्रम मंत्रालय के अंतर्गत। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम जो है वनों के आरक्षण की सीमित और विनियमित करता है? क्या पर्यावरण अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम? क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोगों का किधर आ रहा है, जरा मुझे बताने की कोशिश करें आप सभी लोग। जवाब सुनीता मैडम का आया, भाई बताओ जरा। यहाँ पे गरिमा जी का सी आया है सबसे पहले, गरिमा त्रिपाठी का अगर हम बात करें तो शी, सुनील कुमार वर्मा का शी, विनीत जी का शी, भावना का शी, सुनीता का शी। देखिए किसी का कॉपी मत करिएगा, अपने मन से जवाब दीजिएगा, गलत हो जाएगा तो चलेगा, यहाँ पे पूछ लेंगे तो भी चलेगा आप लोगों का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 का, ऑप्शन नंबर ही आपका करेक्ट माना जाएगा कि वनों के संरक्षण सीमित और विनियमित करने की बात अगर हम लोग करते हैं तो वो उसका जो सही जवाब होगा वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। जानते हैं, बताइए इसके बारे में, इसके बारे में आप लोग को मालूम है क्या, वन संरक्षण अधिनियम? सर इसका एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, लेकिन इसमें यह है कि वनों के क्षरण को रोका जाता है, कटाई को रोका जाता है और वनों का वर्गीकरण किया गया था सर इसमें। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 की धारा 4 और वन संरक्षण नियम 2003 के अधिक्रमण में प्रदान किया गया है। हाल ही में आप लोगों ने नाम सुना होगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जो वन संरक्षण नियम 2022 ने जारी किया है। 2022 चल रहा है, 2022 ने जारी किया है। 2022 में क्या जारी किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में पूछा भी जा सकता है आप सबके लिए, तो याद रखिएगा पर्यावरण वन जी नहीं, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन संरक्षण नियम 2022 में जारी किया है। आपको बता दूं, ये जो वन संरक्षण नियम 2022 का है, इसमें समितियों का गठन, मतलब इसमें एक सलाहकार समिति प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूनियन टेरिटोरी बोलते हैं आप लोग, सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। ये 2022 में हुआ था। तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर जो 3 आप बता रहे हैं ना, ये ऑप्शन नंबर 3 ही सही जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सही जा रहा है यहाँ पर। और ये आपको बता दूं मैं कि परियोजना स्क्रीनिंग समिति है, ये क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समितियों पर भी बात करता है, प्रतिपूरक नवीनीकरण की भी बात करता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर मैं बात करूँ भारतीय वन अधिनियम, तो आप लोग नाम लगाइएगा भारतीय वन अधिनियम का 1980, ठीक, सॉरी भारतीय वन अधिनियम 1952 करिएगा, 80 नहीं होगा, ये 52 करेक्ट होगा आपका, नोट करिएगा। और दूसरा आप याद करिएगा वन संरक्षण अधिनियम 1980, जो अभी आपको मैं बताया हूँ। तीसरा आप याद रखिएगा राष्ट्रीय वन नीति याद करिएगा 1988। देखिए ये आप लोगों से पूछा जा सकता है भाई, ठीक है। और राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम था, तो उसके लिए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2000 में एक वन भूमि की नवीनीकरण के लिए लागू किया गया था 2000 में, जो मैंने शुरुआत में बताया, लेकिन हालांकि ये सही तरीके से गठित हो गया 2022 में, ठीक है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था। 1972 में क्या था,
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था 1972 में। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी, जिसको हम वन अधिकार मान्यता अधिनियम कहते हैं, वो आपका 2006 है। इसको ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो भारत में वन है उसका बेसिकली वर्गीकृत किया गया था। तो वो कितने, एक होता है आरक्षित वन, एक होता है संरक्षित वन, एक होता है ग्राम वन, और एक आपकी अगर हम बात करें, बस ये तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। तीन चीजें आता है, पेपर में पूछा जाता है। और 42वें जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें आप ये ध्यान रख लीजिए कि नापतौल और न्याय प्रशासन और वन जीवों और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। तो क्या हस्तांतरित किया है, ये नोट कर लीजिए कि वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण को, ठीक है, क्या हो रहा है, कोई ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, चलो। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पर, तो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 वाला जो बता रहा था कि वन्य जीव और पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। आरक्षित क्या रहेगा, संरक्षित तो वो गया कि कटाई से बचाने के लिए ना, जी काटा नहीं जाएगा। बिल्कुल। आरक्षित में देखिए मैम, आरक्षित वन की बात करें तो आरक्षित वन सबसे अधिक प्रतिबंधित वन है, और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो कि सरकार की संपत्ति है, राज्य सरकार द्वारा वो आरक्षित होती है। तो आरक्षित वनों में किसी वन अधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुमति के बिना स्थानीय लोगों की आवाज ही निषिद्ध होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि जो सरकार की संपत्ति है, वो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित होती है, वही आपकी आरक्षित वन होता है, वही आरक्षित वन होता है। क्लियर हो गया मैम? जी सर। हाँ, बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। बस ये चीजें आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। याद अगर आप लोगों से बता दूं कि प्रश्न में अगर आप सबसे पूछा जाए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उपर्युक्त सभी विशेषताएं शामिल होती हैं, तो आपको बताओ 4 ऑप्शन देगा। कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बेसिकली ये किस बिहाफ पे बात करेगा, तो आप ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में ना 26.28 डिग्री उत्तरी और 29.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, और यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर गुजरता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बात किया गया है अरुणाचल प्रदेश का, वह वनावरण की बात की गई है 80.50% था, जो वर्तमान में आज अगर हम वनों की बात करें अरुणाचल प्रदेश में 79.63% है। ठीक है, 63। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे एक अहम भूमिका निभा सकता है आप सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 काफी डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पे, अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है, निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? जवाब मुझे बताइए फटाफट, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं। काफी लोग रिमूव हो जा रहे हैं, लेफ्ट होके फिर ज्वाइन हो रहे हैं। रोहित कुमार सिंह 1900 से, ओके, बताइए जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा क्या? तुक्का मार रही है गरिमा ए। 5 का जवाब होगा बी, जॉनसन। देखिए यहाँ पे परिभाषा जो है, अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही धर्म है, जॉनसन इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा आपका। ये अलौकिक शक्तियों में बात किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी, ए गलत है, टेलर। निम्नलिखित में से किसे महामारी विचारक माना जाता है? किसे महामारी विचारक माना है कि व्यवहार समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार तथा उसके पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए? क्या स्किनर, गिल्सबर्ट, दुर्खिम या मैक्स मुलर? बहुत अच्छा सवाल। व्यवहारवादी विचारक माना है कि व्यवहार को समझने के लिए हमें मानव के व्यवहार और उसके वातावरण पर ध्यान देना चाहिए। किसने ये बात बोला है? व्यवहारवादी विचारक है वो, जो भी बोला है वो लेकिन व्यवहारवादी है। तो आपको देखो, व्यवहारवादी तो केवल एक ही नाम आता है भाई, मैंने पढ़ाया था जेबी वाटसन, क्या था? देखो भाई, यहां पर शायद गलती कर रहे हैं रोहित कुमार, गरिमा त्रिपाठी।
अरे भाई, अगर नहीं ढंग से पढ़ोगे तो पेपर का एडमिट कार्ड आ गया, कैसे काम चलेगा आप लोगों का भाई, हैं? देखिए, गलती मत करो। मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, जब शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा रहा था तो वहाँ जेबी वॉटसन के बारे में आपसे चर्चा किया था, बीएफ स्किनर के बारे में बात किया था, इवान पैट्रिक पावलाव के बारे में बात किया था। इन सबकी थ्योरीज पर मैंने बात किया था। कोहलबर्ग के बारे में बात किया था, मैक्स बर्जिमर के बारे में बात किया था, कोनोफ्का के बारे में बात किया था, है कि नहीं? तो गलती मत करो। देखो, व्यवहार का था, मानव व्यवहार में यही एक विद्वान है जो बीएफ स्किनर है। बाकी गिस्बर्ट और ये दुर्की में समाजशास्त्री विद्वान के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा, यहाँ पर गलती नहीं करनी चाहिए। गरिमा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर देखो 7, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक किताब, ये मैं पढ़ा चुका हूं। कौन बताएगा? जल्दी बताए, जल्दी जवाब दीजिए। विनीत शुक्ला जी, आप भी अगर फ्री अगर हैं इस समय तो आप भी थोड़ा सा कमेंट करते रहिए, यदि आप बिजी हैं किसी काम वगैरह में भी, क्योंकि आप हमेशा ट्रैवलिंग पे ही रहते हैं। चलिए, तो यहाँ अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन बहुत ही बेस्ट बुक है भाई, पढ़ाइए जरा, एक बार मुझे बताइए। चलिए, जवाब आना शुरू हो गए। यहाँ पे बी, संजय जी का डी। भाई 7वें का जवाब श्यामलता बी। श्यामलता मैं पढ़ा चुका हूँ। गरिमा आपको भी पढ़ा चुका। धनंजय, सॉरी संजय कुमार। संजय कुमार, केवल एक बच्चे ने जवाब यहाँ पे दिया है सही, केवल संजय कुमार जी ने। भाई मैंने आप लोगों को अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक किताब के बारे में पढ़ा चुका हूं। ये वही किताब है जो मैस्लो के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मैस्लो के सिद्धांत में इन्होंने साफ शब्दों में मैस्लो नीड थ्योरी कहा था। सन 1943 में एक पत्रिका लिखा। कब लिखा? 1943 में पत्रिका आई थी। और इस पत्रिका नामक की अगर हम बात करते हैं 1943 में, तो अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के माध्यम से इस पत्रिका में तत्पश्चात एक पुस्तक लिखा। उस किताब का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। उस किताब का नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। और मैं आपको बता दूं, नीड हायरार्की मॉडल है ये। आपको बता दूं, ये 5 चरणों में इन्होंने बताया था। ये 5 चरण भाई याद रख लीजिएगा। यहाँ तो गलती कर लिया, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल सोशल वर्क के ये पेपर है, ऐसी गलतियां बार बार आप ना करें। पहला आपके अगर हम बारे में बात करें तो शारीरिक आवश्यकता के बारे में बात हुई। दूसरे पर अगर हम बात करें तो सुरक्षा आवश्यकता की बात हुई। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो प्यार यानी स्नेह एवं संबंधों की बात हुई। चौथे की अगर हम बात करें तो आत्मसम्मान की बात हुई थी। और 5वें की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आपका आत्मबोध की बात होती है। ये 5 चरण याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। मैस्लो का स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर वही गलती ना करे दोबारा। हाँ, वरना देखो आप सब तो वो भी बोला ना, डी नीड और ई नीड ऐसा कुछ। मैस्लो ने ये हायरार्की थ्योरी, नीड हायरार्की थ्योरी, तो यही तो है लव। ये बता दूं आपको, इसी को दो कैटेगराइज भी किया है ना, जो नीचे के जो 4 हैं उनको शायद डी नीड बोला है। नहीं, ओके मिनट समझ गया। ये जो नीचे का 2 है ना, सॉरी जो नीचे का 3 है, जो नीचे का 3 है इसको निम्न स्तर बोला है। और ऊपर के जो है उसको उच्च स्तर बोला है। शायद यही पूछ रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, यही, ये ध्यान रखना। हाँ मैडम, आपका एक सवाल था। लव बिलोंगिंग की बात कर रहे थे आप कि क्या? बोलो। देखिए, मैं शायद समझ नहीं पा रहा, मेरी बात सुन लो आप। जो स्नेह और संबंधों की आवश्यकता है मैम ना, वो बेसिकली व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं। तो वह इन समस्त आवश्यकताओं की प्राप्ति अकेले रहकर नहीं कर सकता। जिस प्रकार वह अपने परिवार का निर्माण करता है और समाज के साथ विभिन्न प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है, जैसे अगर मैं बात करूं पत्नी, भाई बहन, प्यार, दोस्त इत्यादि जो चीजें होती हैं, तो सुरक्षा आवश्यकताओं की चरणों में पूर्ति के लिए यहाँ पे जो ये आवश्यकताएं हैं वो बेसिकली स्नेह और संबंधों की बात कही गई। उन्होंने कहा कि समाज में जो लोग कुछ चीज़ों को सीखते हैं वो अपने परिवार से सीखते हैं। और ये बात अपने 3rd स्टेप में बताया था जो आप अभी बोल रहे हैं मेरे से, स्नेह और संबंधों के बारे में, बिलोइंग एंड लव के बारे में।
वो थर्ड स्टेप आपका आता है, वही आपका करेक्ट माना जाए। लेकिन इसके डीप में मत जाइए कि आपको ये पूछेगा, आप केवल चरणों के बारे में याद रखिए, जो मैं आपको पढ़ाया है अभी बताया, ये याद रखने वाली जरूरत बात है आप सबको। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देख लीजिए, निम्न में से किसके अनुसार सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों के व्यय और हानि के साहचरित होता है? बताइए। डूरेंट, जो है कोफर, रोजर्स, दुर्खिम। जवाब क्या होना चाहिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब अगर हम बात करें, डूरेंट एक विद्वान है। डूरेंट महोदय ने सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की स्थिति होती है जो कार्यों के व्यय और हानि से साचरित होती है। मतलब एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि जो व्यय और जो हानि हो रहे हैं जो कार्यों से, उसको एक एसोसिएट कर रहा है, और वो बात सामान्य व्यवहार व्यक्ति के भीतर मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को स्थिति बताकर ऐसा एक परिभाषा के रूप में बताने वाला कोई विद्वान था, उसका नाम था डूरेंट। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन आईएमपी है, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको ध्यान रख सकते हो कि डूरेंट ने किस तरीके से व्यय और हानि को रिलेट करते हुए व्यक्ति के व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की कंडीशंस को बताया था। चाहे तो ये इस तरीके से याद करके रख सकते हो। बात करें समाज कल्याण प्रशासन के संदर्भ में, गैलैंड नामक एक विद्वान था जिन्होंने वह सिद्धांत प्रतिस्थापित किया था। देखो, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है ये, और आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए, काफ़ी फेमस पर्सन है ये। जरा आप लोगों को मैं जवाब देखना चाहूँगा कि क्या आप लोगों का यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है, जरा फटाफट बताइए। इब्राहिम मैस्लो, गरिमा, ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सवाल आ गया है मीरा, बताओ। विनीत शुक्ला ए कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए कह रहे हैं। देखिए विनीत शुक्ला, जल्दबाजी ना करें, आप प्रश्नों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, आगे बढ़िए, ठीक है, जल्दबाजी ना करें, समय है आपके पास यहाँ पे सोचने विचारने का। पेपर में टाइम मत करिएगा, वहाँ पर अगर यहाँ पे हैबिट रहेगी तो वहाँ पे आप आसानी से निकाल लेंगे पेपर वाराणसी में। आगे बढ़िए। और विद्वान और बच्चे कह भाई, गरिमा त्रिपाठी ऑप्शन नंबर डी का कह रही भाई कि उपयुक्त तो सभी, ठीक है। विनीत शुक्ला डी, ओके। सुनील कुमार वर्मा डी, ओके। और लोग बढ़िए, और लोग बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ, भावना वर्मा डी, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। देखो, जो गैलेंट नामक विद्वान था, ये समाज कल्याण में सिद्धांत दिया है, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में सिद्धांत दिया है। गैलेंट का ये जो सिद्धांत है, कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, एक पदाधिकारियों के अधिकार स्तर पर निश्चय का सिद्धांत है, एक प्रशासनिक सत्ता को आश्रित करने का सिद्धांत है। ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। कितने लोग जानते हैं सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कोई बताना चाहेगा मुझे? किसी को मालूम है क्या? समाज कल्याण प्रशासन जो होता है सर जी जी, जो संस्थाएं होती हैं, बिल्कुल, उस संस्थाओं में जो सिद्धांत होता है, जैसे ओके, चलो सिद्धांत होता है, ठीक ठीक, पद सोपान होता है। हाँ हाँ, चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। देखिए, समाज कल्याण प्रशासन जो होता है ना, वो समाज कार्य की एक सहायक प्रणाली है विनीत जी। पहली बात, सहायक प्रणाली है, ये वाल्टर एंड्रियस ने बताया, मैं बता चुका हूँ। समाज कल्याण प्रशासन उन सेवाओं को क्रियान्वित करता है जो व्यक्तिगत समाज कार्य और सामुदायिक संगठन के अंतर्गत प्रदान की जाती है कि नहीं? और यह प्रशासन सामान्य रूप से सिद्धांतों और प्रविधियों पर आधारित होता है, समाज कल्याण प्रशासन, ये बात आप जानते हैं। समाज कल्याण की जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं, जब आप उसकी परिभाषा बताने की कोशिश करते हैं, तो आप इस तरीके से बोलें कि प्रशासन जो है कला, उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों के निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण करने की बात करता है। मतलब समाज कल्याण प्रशासन क्या करता है? लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करता है। समाज कल्याण प्रशासन लोगों को समन्वित कोऑर्डिनेशन देने की बात करता है। समाज कल्याण प्रशासन की बात करें तो नियंत्रण करने की बात करता है। ये परिभाषा के रूप में होता है। तो समाज कल्याण प्रशासन एक व्यवस्था है सर, और याद रखिएगा कि यह व्यवस्था सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सेवाओं के अध्ययन से किया जाता है, तो वही हमारा समाज कल्याण प्रशासन बन जाता है। समाज कल्याण प्रशासन में अगर हम हमसे बात करें, कुछ विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे जॉन किडना है एक ऐसा विद्वान, उसका नाम पूछा जा सकता है। एक डनहम है, उनका नाम पूछा जा सकता है। एक नाम है जॉन सी किडनी। जॉन सी किडनी को लेकर काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। केवल यही कहा जाता है उसके एग्जाम में जॉन किडनी के बारे में। जॉन किडनी क्या बोलता है? केवल ये कहता है कि सामाजिक नीति सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरित एक प्रक्रिया है। बस जॉन किडनी का नाम लगा के चलाइए। फिर से बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। एमपीपीएससी का मेडिकल सोशल वर्क में प्रश्न पूछा गया था 23 जनवरी 2022 को, ध्यान रखिएगा, पेपर हुआ था। सामाजिक नीति सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने कही है? याद रखिएगा, जॉन किडनी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत।
यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करेंगे सिद्धांतों को लेकर गैलेंड का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बता दूं गैलेंड, ध्यान देने वाली बात आप सबके लिए ये है कि इन्होंने इसके साथ साथ एक और सिद्धांत दिया था, नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों में सामूहिकरण का सिद्धांत। अब इस ऑप्शन में नहीं है, चाहो तो उसे भी लिख सकते हो। 4 ही सिद्धांत उसने दिया था गैलेंड ने। फिर एक और विद्वान का नाम आता है प्रोफेसर वार्नर का नाम, सुना है वार्नर का नाम? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, इसने भी सिद्धांत दिया है। इसका सिद्धांत जो है राजनीतिक निर्देशन का सिद्धांत एक है समाज कल्याण प्रशासन में, एक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, एक सामाजिक आवश्यकता का सिद्धांत है, और एक कार्य कुशलता का सिद्धांत है, एक जनसंपर्क का सिद्धांत है, एक संगठन का सिद्धांत है, एक विकास एवं प्रगति का सिद्धांत है, और एक अन्वेषण का सिद्धांत है। ठीक है, इतने सिद्धांत ये प्रोफेसर वार्नर ने दिया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है गैलेंड का, तो 4 सिद्धांत था। एक कार्य विशेषीकरण पदाधिकारियों पर प्रशासनिक सत्ता था, और जो चौथा था वो था आप लोगों को नियंत्रण के आधार पर कर्मचारियों के सामूहिकरण का सिद्धांत, मतलब सामूहिकरण का सिद्धांत हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा, समाज कल्याण प्रशासन भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी समाज कल्याण प्रशासन से भी। पेपर बहुत सरल आएंगे, ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा अभी हम लोग इसके बाद जो है एक और क्लास करेंगे जो थ्योरी पर आधारित होगी, और कल आपका 2 घंटा प्रैक्टिस चलेगा। एक सोशल वर्क का प्रैक्टिस चलेगा, फिर उसके बाद संक्रमक और असंक्रमक बीमारी के संबंध में भी आप लोगों का कल एक प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस अब ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों के प्रश्न मुझे यहाँ पर नहीं लग रहे हैं कि सही की तरफ आ रहे हैं। चलिए बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 10, समाज कल्याण प्रशासन उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने में योगदान देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस विद्वान का है? सभी लोग जवाब देंगे तभी आप समझिएगा, सभी लोग जवाब देंगे तभी मैं समझ जाऊंगा कि कितना कौन सा बच्चा तैयार है। जवाब मुझे फटाफट बताइए। विनीत शुक्ला जी का ऑप्शन नंबर बी की तरफ आया भाई, और भी बच्चे बताएं फटाफट। संजय कुमार डी की तरफ आ रहे हैं। ओके भाई, ठीक है, संजय कुमार डी की तरफ जा रहे हैं। और भी बताइए। ठीक है, सिद्धार्थ कुमार बी की तरफ चल रहे हैं। वेरी गुड, चलिए। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 8वें नंबर का सवाल पर, तो मैं अगर आप लोगों से 10 नंबर के सवाल पर यदि आप लोगों को जवाब बी की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे सही जवाब मैं बता दूं आपको। देखिए, क्रियाकलाप सहायता प्रदान करने तथा आगे बढ़ाने के योगदान में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा के लिए एक अनिवार्य है। तो मैं आपको बता दूं ये जॉन सी किडना, देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कई विद्वानों ने इसको जो है परिभाषित किया है। डनहम ने, अगर हम बात करें डनहम की परिभाषा, डनहम कहते थे समाज कल्याण प्रशासन उन क्रियाकलापों की है सहायता से प्रदान करने से, जॉन किडना नहीं होगा, डनहम होगा। उनका कहना था कि उन क्रियाकलापों में सहायता प्रदान करना है जो आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए परिभाषित किया जा सकता है जो किसी सामाजिक संस्था द्वारा प्रत्यक्ष सेवा के लिए अनिवार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, और ना कोई बच्चा यहाँ पे जवाब नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जॉन किडना ने क्या बोला था? जॉन किडना ने बोला था सामाजिक नीति सामाजिक सेवाओं के रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया है, ये बोला था जॉन किडना ने, और डनहम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रीडलैंडर ने क्या बोला है? फ्रीडलैंडर ने कहा है कि सामाजिक संस्थाओं का प्रशासन जो है सामाजिक एजेंसियों के सामाजिक कानूनों के प्रावधान को रूपांतरित कर देता है, वो समाज कल्याण प्रशासन बन जाता है। तो वो वाल्टर एंड्रस फ्रीडलैंडर ने बोला है। फ्रीमैन की अगर हम बात करें तो फ्रीमैन ने क्या बोला है? फ्रीमैन की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर इनकी परिभाषा बनते हैं तो कहते हैं कि समाज कल्याण प्रशासन व व्यवस्था का अध्ययन है जिसका मुख्यतः सरकार और प्रायोजित सामाजिक सेवाओं से अध्ययन होता है। फ्रीमैन और फोर्डर, ये दोनों परिभाषा उन्हीं की मानी जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी ये, मैंने चारों की परिभाषा बता दिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जॉन किडना है, याद रखिएगा। किस विद्वान ने लोक प्रशासन के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासन को 4 सिद्धांत बताए स्थापित किया? बताइए 4 सिद्धांत क्या साइमन है, गैलेंड है, लूथर गुलिक है कि जोसेफिन बटलर है? ऑप्शन इसका गलत नहीं होना चाहिए। बताइए विनीत जी, गलत नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं, अभी ऊपर के सवाल में था। क्वेश्चन नंबर 11। लगभग मैं समझ रहा हूं कि सब लोग शायद गैलेंड की तरफ जाएंगे, परंतु गैलेंड समाज कल्याण प्रशासन थे। यहाँ पे साइमन के बारे में अगर हम बात करें, साइमन एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने लोक प्रशासन, देखिए यहाँ बात आ गई है लोक प्रशासन को लेकर।
किसकी बात चल रही है? लोक प्रशासन को लेकर। तो लोक प्रशासन की जब बात होती है और लोक प्रशासन के संदर्भ में समाज कल्याण प्रशासक की बात करता है, समाज कल्याण प्रशासक की बात होती है, तो आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रह जाएगा आपका। उसका नाम रहेगा साइमन, उसका नाम रहेगा साइमन। साइमन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट जवाब ए करेक्ट माना जाएगा। लोक प्रशासन सामाजिक सुरक्षा मध्य के अगर बारे में बात जब हम करते हैं तो हमारे सामने लोक प्रशासन को लेकर आते हैं, उनका नाम है साइमन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का साइमन। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर भारत कल्याण प्रशासन किस शासक के संबंधित है, तो देखिए प्रशासन में अगर बात कर रहे हैं भारत कल्याण प्रशासन के में, तो अशोक हो गया, अकबर हो गया, हर्ष होंगे, आज सभी होंगे। कौन सा यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा? कौन सा करेक्ट जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होना चाहिए? डी करेक्ट मान रहे हो आप लोग, सही बात। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत कल्याण प्रशासन में शासक की बात करें तो अशोक का भी था, अकबर था और हर्ष, ये चारों आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वीकरण के कारण समाज का एक जनसंख्या का समूह वर्ग क्या हो सकता है? उपेक्षित हो जाता है, सुविधा प्रदत्त हो जाता है, आरक्षित हो जाता है या मृत प्राय हो जाता है? क्या हो जाता है? पार्श्वीकरण के कारण समाज एक जनसंख्या समूह वर्ग हो जाता है, एक जनसंख्या समूह वर्ग हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपेक्षित हो जाता है। ठीक है, तो पार्श्वीकरण के कारण समाज एक जनसंख्या समूह वर्ग हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। ठीक है, गरिमा ने ऑप्शन ए को चुनाव किया है। माता पिता और संतान किस समूह का भाग माना जाता है? माता पिता क्या प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह मानेंगे? किसका एग्जाम्पल आप मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 का, माता पिता और संतान। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 14 के बारे में, तो सभी लोगों का जवाब आ रहा प्राथमिक समूह। बहुत बढ़िया जवाब आप लोगों ने दिया है, प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। ये प्राथमिक समूह सी.एच. कूले ने दिया है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए सी.एच. कूले के बारे में। क्यों भाई, क्लियर है? प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, देखिए याद रखने वाली बात है ये। प्राइमरी ग्रुप एक होता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप है ना, इसके बारे में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है पेपर में ये, कि ये समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एग्जाम में देखने को हमें मिलता है। तो प्राथमिक समूह हम कहते हैं किसको हैं? याद रखिएगा कि जो प्राथमिक समूह का जो आकार होगा वो द्वितीयक समूह की अपेक्षा छोटा होता है। प्राथमिक समूह जो होता है वो सामान्यतः सरल समाजों की विशेषता को बताता है, जबकि अगर हम द्वितीयक समूह की बात करते हैं तो वो जटिल समूह के बारे में बात करता है कि नहीं? प्राथमिक समूह के जो उद्देश्य होंगे वो समानता होती है, जबकि अगर द्वितीयक समूह की अगर हम लोग बात करते हैं उद्देश्य, तो वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। प्राथमिक समूह के जो सामूहिकता का भाव पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक समूह में ना व्यक्तिवादिता पाई जाती है। याद रखिएगा, द्वितीयक समूह में व्यक्तिवादिता पाई जाती है। बिना उचित संरचना अथवा ढांचे के किसी भी सामाजिक संस्था के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है आप सबके लिए ये, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आप लोगों से कई बार पूछा भी जा चुका है ना। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया है, जरा मुझे बताएं। चलिए, तो याद रखने वाली बात है ये सारी की सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होगा। और याद रखिएगा, अगर हम आपसे बात करें कि किस तरीके से भूमिका यहाँ पे जो है रॉबर्ट बीरस्टिक ने किया था। रॉबर्ट बीरस्टिक की भी पुस्तक एक थी, सोशल ऑर्डर थी, जिसमें स्वजातीय चेतना की बात किया था, सामाजिक अंतःक्रिया की बात किया था। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को इसके बारे में भी। एकत्रीकरण समूहों का वर्गीकरण में भी सी.एच. कूले के बारे में बता रखा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसकी किताब थी। फेस टू फेस एसोसिएशन एंड कॉरपोरेशन की बात अगर करता है तो वो भी इसी में देखने को मिलता है, यानी जिसमें आमने सामने का सहयोग और घनिष्ठता हो, वो प्राथमिक समूह का ही पार्ट बन जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। आमने सामने का संबंध पाया जाता है, हम की भावना पाई जाती है, समूह का आकार छोटा होता है, सदस्यों की शारीरिक समीपता होती है, संबंधों का लंबे समय तक बना रहना होता है, व्यक्तिगत और अनौपचारिक संबंध का होना प्राथमिक समूह बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अर्ध प्राथमिक समूह की बात करें तो सी.एच. कूले ने दिया था, उसका एग्जाम्पल आता है एनसीसी। याद रखेगा, वहाँ पे अगर ऑप्शन पूछता है जो है
अर्ध प्राथमिक समूह में तो एनसीसी का जवाब लगाइएगा, पड़ोस का जवाब लगाइएगा और विश्वविद्यालय और कॉलेज का जवाब लगाइएगा, तो आपका ऑप्शन वहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं बात करें द्वितीयक समूह को लेकर, द्वितीयक समूह का जो समूह होता है वह आकार उसका बड़ा होता है, निश्चित एक उद्देश्य होते हैं, सदस्यों में औपचारिक और अप्रत्यक्ष का संबंध पाया जाता है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, व्यक्ति की परिस्थिति और उसकी भूमिका को निर्धारित करती है। ये बात ध्यान रखिएगा सभी यारों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे कि बच्चे और समाज कार्य हस्तक्षेप के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल नीति वर्ष प्रारंभ हुई थी। बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है। बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 15, मैं एक बार आप सबके जो है कमेंट देखना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 15, सौम्या मोहित तिवारी ऑप्शन नंबर ए की तरफ चल रही हैं। हाँ कि भाई 1974 इज द राइट आंसर होना चाहिए उनका हिसाब से। अगर हम बात करते हैं सिद्धार्थ जी, तो सिद्धार्थ जी भी ऑप्शन नंबर ए की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आप लोगों ने दिया है और यही सही है। यहाँ आप लोगों को 1 नंबर मिलेंगे। वेरी गुड। जित बच्चों ने एक पहला प्रश्न किया है उनको 1 नंबर दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत करेंगे तो आपको 1/3 काट लिए जाएंगे। आगे बढ़िए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ये महात्मा गांधी जी के नाम से जाने जाते हैं अमेरिका में, और ये एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने अमेरिका में किस दशक में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था? जब मैंने एक बार आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा किया था, शायद वहाँ पे चर्चा में भी मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा 1950 के दशक में मार्टिन लूथर जूनियर किंग जो है सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के साथ में 1950 के दशक में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया था। कब किया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब किसी बच्चे ने दिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इसका जवाब आप लोग दीजिए जरा मुझे। किस समिति की रिपोर्ट सबसे पहले सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता दी है? क्या अब्राहम समिति रिपोर्ट 1940, क्या लेन समिति रिपोर्ट कम्युनिटी को रिलेट करती है? बहुत बढ़िया सवाल, और यही आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी 1939 में आया। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया भी है। इसी में कम्युनिटी चेस्ट और कम्युनिटी निधि की जो प्रक्रिया होती है, इसमें लेन समिति की रिपोर्ट में मेंशन की गई थी। तो बेसिकली यह सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता देती है। तो सामुदायिक संगठन में, और सामुदायिक संगठन में यही केवल एक समिति है, बाकी ये समिति नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सामुदायिक संगठन में ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये सवाल। फ्रांस फेनन के बारे में अगर हम बात करें, फ्रांस फेनन भी एक विद्वान ही है, सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने कहा है कि फ्रांस फेनन के जीवन और कार्यों में फिलिस्तीन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लिए क्या किया जा सकता है? क्या प्रेरित, संगठित, शिक्षित या आर्थिक सुदृढ़? प्रश्न बहुत बढ़िया है। बताइए। विनीत शुक्ला का शायद जवाब बी आ रहा है, संगठित की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रंजीत जी का सी आ रहा है, गरिमा त्रिपाठी का भी आ रहा है। चलो शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, मैं सुन लीजिए मेरी बात। फ्रांस फेनन और फ्रेड फेनन दोनों विद्वान हैं। इनके जीवन और कार्यों में फिलिस्तीन में, दक्षिण अफ्रीका में, श्रीलंका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय मुक्त आंदोलन और इन्होंने कहा अन्य कट्टरपंथी राजनीतिक संगठनों के लिए क्या किया था? तो उन्होंने क्या किया था? याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेरित किया था। क्या किया था? प्रेरित किया था। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, संगठित नहीं किया था, अतिरिक्त नहीं किया था। फ्रांस फेनन के बारे में ये याद रखिएगा, प्रेरित किया था। और 1950 में दशक की बात करें तो नागरिक अधिकारों के लेकर अगर बात करने वाला कोई विद्वान था अमेरिका का, तो वो था मार्टिन लूथर था। बस ये दो बातें इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्यतः किसी भी गैर सरकारी संगठनों के लिए कौन से मौलिक अंग होते हैं? क्या साधारण सभा, प्रबंधनकारी कार्य समिति या पदाधिकारी या उपर्युक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए जरा। विनीत शुक्ला बताइए। गरिमा त्रिपाठी डी की तरफ चल रही हैं भाई, सिद्धार्थ जी डी की तरफ है, भावना वर्मा भी डी की तरफ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विनीत शुक्ला, राकेश जी डी, संजय कुमार डी। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में, अच्छा मैं आप लोगों को ना 4 तारीख को ट्रिक बताऊंगा, लेकिन ट्रिक उसको वहां फॉलो करना जहां कंफ्यूजन होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध समस्या के प्रकार है? देखिए, बेसिकली समाज कार्य में एक पार्ट होता है सोशल वर्क में, सोशल रिसर्च, जिसको हम सेकेंडरी के अंतर्गत रखते हैं, सेकेंडरी सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो शोध समस्या का टाइप क्या हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 20 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें ना यहाँ पर, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनुसंधान समस्या स्पष्ट रूप से एक कथन होता है, तो ये समस्या के एक प्रकार बन सकती है। पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अनुसंधान भी एक प्रकार बन सकता है। भूमिकाओं, जो विकल्पों की भूमिका होती है, ये भी प्रकार बन सकता है। उपर्युक्त तो सभी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा यही करेक्ट माना जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिवेदन से संबंधित मूलभूत का मतलब होता है बुनियादी, बुनियादी का मतलब होता है मूल रूप से कोई चीज़ कही जाए। तो बुनियादी की अगर हम बात करें, बुनियादी जो तथ्य हैं वो कौन कौन से होंगे? क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य की जानकारी देता है प्रतिवेदन के संबंध में मूलभूत तथ्य? क्या प्रतिवेदन बनाने में ग्राफ? क्या प्रतिवेदन अध्ययन की विधियां? क्या उपर्युक्त तो सभी? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब भी आ रहा है भावना डी, विनीत डी, और फिर उसके बाद संजय का डी, विनीत का भी डी। मतलब 21 के सभी बच्चों ने डी जवाब दिया है भाई, बिल्कुल बहुत सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने इसको समझ गए हैं उनको 1 नंबर भी दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, सांख्यिकी सीमाओं को लेकर किस विद्वान ने परिभाषा दिया? हालांकि ये स्टैटिक्स है, आप लोगों के पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आ गया है, सोशल वर्क का ही पार्ट है, तो जवाब मुझे बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे क्रॉक्सटन और काउडेन ये विद्वान है जिन्होंने सांख्यिकी सीमाओं को लेकर बात किया था, उसकी परिभाषा दिया था कि भाई स्टैटिक्स यहाँ चीज़ें यूज होंगी, इस तरीके की बात किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में कि निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों की उपयोगिता होती है? यथार्थ, युद्ध और संक्षिप्त जानकारी, प्रशासन व नियोजन हेतु आंकड़ों का उपलब्ध होना, सूचनाओं का आकलन, या उपर्युक्त डी? उपर्युक्त सभी। कल हम लोग चर्चा करेंगे DSSB का पेपर, ठीक है गरिमा? DSSB का पेपर भी कल हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पेपर को हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। DSSB का पेपर कल आप लोगों का चलेगा, मेडिकल सोशल वर्क का पेपर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का, 25 क्वेश्चन कवर करूंगा सारी व्याख्या के साथ आप लोगों को, ठीक है? क्वेश्चन तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सौम्या मोहित तिवारी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 24 में कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात एवं प्रचार में विकास हेतु किया जाने वाला कार्य सामाजिक नियोजन के किस रूप का अंग माना जाएगा? बताइए जरा संजय जी, संजय कुमार, गरिमा त्रिपाठी बताइए, रंजीत कुमार जी आप भी बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आप लोगों ने सी की तरफ भाग रहे हो, क्या बात है भाई? कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, यातायात एवं संचार, कम्युनिकेशन के विकास हेतु किया जाने वाला कार्य सामाजिक नियोजन के रूप में कौन सा प्रारूप का अंग माना जाएगा? तो ये आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब होगा बी होगा, कल्याणकारी को लेकर। देखिए अभी करेक्ट किसी ने किया है, गरिमा ने किया है, बहुत बढ़िया। सौम्या, अब जाके बढ़िया जवाब आ रहा है। मीरा कुमार राय, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। कल्याणकारी की क्रिया है, ये तो बहुत सरल सवाल है, इसमें कहाँ आप लोग उड़ रहे हो? आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत पोषाहार और जो है पोषाहार तथा पोषाहार से संबंधित सेवाओं के समन्वय पर बल दिया? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, मेरे हिसाब से शायद मैंने आप लोगों को इसकी PDF भी प्रोवाइड करा चुका हूँ। क्या बात सत्य है? ये पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने आपको PDF दे चुका हूं भाई। पहली पंचवर्षीय योजना के अगर हम लोग बारे में बात करते हैं तो वो 1951 से चली थी 56 तक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, अच्छा ये जानते हैं पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से लेकर 61 तक चला था, यहाँ पे नेहरू महाल नोबिस मॉडल ये था दूसरा वाला। और तीसरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका चला था 61 से लेकर 66 तक चला था, जो सुब्राहम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। आप सैंडी कह सकते हो, सैंडी पर, उनका नाम सैंडी भी था। चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो 69 से लेकर 74 तक चला था। बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 66 से लेकर 66 से यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है, 69 से किया। यहाँ पे 3 वर्ष का क्या था, अवकाश था, इस वजह से मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा। यह अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित था, यह अशोक पर आधारित था, अशोक रुद्र एलन मान्य मॉडल पर आधारित था ये, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 4 की अगर 5 की बात करें तो 1974 से लेकर 79 तक चला था। ये बेसिकली डीपी धर मॉडल पर आधारित था, डीपी धर मॉडल पर आधारित था ये। 6 की बात करेंगे तो 1980 से लेकर 85 तक चला था। आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था ये, आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था। नंबर 7 की बात करेंगे तो 1985 से लेकर 90 के बीच में चला था ये, 85 से 90। ये वस्तु मजदूरी पर आधारित था,
वस्तु मजदूरी पर आधारित था ये। 8वें की बात करते हैं तो 1992 से लेकर 1997 था, जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था, जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित था। 9वें की बात करेंगे तो ये 9वें की बात करें तो 8वां रह गया ना, 8वां तो 1992 से लेकर 1997 हो गया। फिर उसके बाद आपका जो है 1997 के बाद आपका चलता है 1997 से लेकर 9वें की बात करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ बात करते हैं 9वें की। अगर हम लोग बात करते हैं तो 1997 से लेकर 2002 तक चलाया गया था, 2002 तक था वो। ये 9वें में आपको बता दूं कि आयात निर्यात मॉडल पर आधारित था ये भी। उसके बाद 10वां आता है आपका, 10वां आपका 2002 से लेकर 2007 तक चला था, जो योजना आयोग का पत्र पर आधारित था। नंबर 11 की बात करेंगे तो 2007 से लेकर 2012 तक था, जो योजना आयोग पत्र पर आधारित था। जो आगे बात करेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना को लेकर, जो 2012 से लेकर 2017 तक चला था योजना आयोग पत्र पर। अब बात करते हैं 13वें को लेकर, 2017 से लेकर आपका चलेगा कहाँ तक, ये 17/5/22 2022 तक चल रहा है। और किस पे आधारित है, योजना आयोग पत्र पे आधारित है। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि तीव्र, सतत और समावेशी विकास पर्यावरण संरक्षण को लेकर। याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना जब हुई थी तो आप देख सकते हैं 2015, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें 12वें पंचवर्षीय योजना में आ गई थी। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी रहे। जैसे कि आप सबको मालूम है ये नीति आयोग बेसिकली सरकार के साथ निजी क्षेत्र की भूमिका निभाता है। इनमें केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका समान रूप से होती है। यह योजना अनुमोदन स्वयं पर आधारित होता है, अत्यधिक केंद्रीकृत होता है ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल आप सबके सामने प्रश्न पूछा गया। ये पोषाहार एवं पोषाहार से संबंधित योजनाओं के समन्वय पे बल किस पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें सी वाले पर, जो 9वीं पंचवर्षीय योजनाएं थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार और कीमत स्थिरता के समृद्धि पर बात कर रही थी। तो जाहिर सी बात है पोषाहार से संबंधित था ये। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, सी वाला। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो 1985 से लेकर 90 तक चलाई गई थी, वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित थी। वो कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर आधारित थी, रोजगार सृजन पर आधारित थी। ये याद रखिएगा 7वीं के बारे में। अगर 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो 1992 से लेकर 1997 के बीच में थी। ये डब्ल्यू मिलर पर आधारित थी, मानव संसाधन और शिक्षा पर आधारित थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो रोजगार, सामाजिक और संरचना के विकास पर था। ये बात आप याद रखिएगा। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे पंचवर्षीय योजना भी मैंने आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को दे दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब समझ में आ रहा है कि सब बाउंस जा रहा है। अगर दिक्कत होगी आप लोग दूसरी वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिए, या तो कहो स्पीड थोड़ा सा स्लो कर दूँ। चलो, यानी कंफर्ट हो आप सभी लोग, बढ़िया। फिर थोड़ा सा रुको 2 मिनट, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है नीति आयोग कार्यविधि प्रणाली का स्वरूप क्या है, संघात्मक है, सरकारी सहकारी है, संघीय है या सहकारी संघवाद है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 26। सिद्धार्थ का जवाब बहुत पहले आया भाई। ऑप्शन नंबर सी। भावना का भी जवाब आ गया है डी। रंजीत जी का ऑप्शन नंबर 26 का डी। गरिमा डी। सभी लोगों का डी की तरफ ही जा रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में। यदि आप लोग डी की तरफ जा रहे हैं तो यानी आप समझ गए हैं, यह सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी। देखिए ये बेसिकली सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है। पहली बात मैंने शायद अभी इस पे बात किया है नीति आयोग को लेकर, अभी जब बोल रहा था बताया था वहाँ पे कि मैंने कहा था सरकार के साथ निजी क्षेत्र में भी भूमिका होगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका समान रूप से होती है। यह योजना का अनुमोदन स्वयं करता है। सहयोगात्मक संघवाद पर यह आधारित होता है। याद रखिएगा यह रूस से प्रेरित था। यह केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई। यह अत्यधिक केंद्रीकृत था। यह योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता है। यह संघवाद का विरोधी माना जाता है। यह बात आप लोग ध्यान रखें। बेसिकली प्लान आयोग और नीति आयोग में थोड़ा सा अंतर है। अगर हम बात करते हैं योजना आयोग के बारे में तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। याद रखिएगा ये पहली बात है, आप सबको ध्यान रखना है। योजना आयोग। जब बात करते हैं नीति आयोग की तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी और इसी के तहत जो है सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित था और संघवाद का विरोधी कौन था, योजना आयोग था।
संघवाद का विरोधी कौन था? योजना आयोग था। यह योजना अगर हम अनुमोदन बात करता है तो यह आपका बनता है नीति, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस योजना में अनुमोदन स्वीकार नहीं करता है, ये बनता है योजना आयोग। योजना आयोग रूस से प्रेरित था, केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नीति के बारे में तो सरकार के साथ निजी क्षेत्र में इसकी भूमिका थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए 1861 ईस्वी में किसने विधवा विवाह समिति की स्थापना की थी? विधवा विवाह समिति की किसने स्थापना की थी? बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 जवाब मैं जानना चाहूंगा। 27 के जवाब ए आ रहा है। रंजीत जी, गरिमा जी, सभी लोगों का डी आ रहा है 27 का। 27 का ए दे रहे हैं आप लोग। ईश्वर चंद विद्यासागर। हाँ, विधवा विवाह समिति तो बी की तरफ आना चाहिए, गोविंद जी का। हाँ, राकेश जी क्या कर रहे हो आप? राधाकांत देव नहीं होंगे सर, विनीत जी। 20 विधवा विवाह के बारे में तो ईश्वर चंद विद्यासागर सर आपने बताया था, कल ही बताया था। विधवा विवाह देखो की स्थापना राणा डे ने की थी सर। देखो बिल्कुल, यहाँ अगर मैं आप सबसे देखो बात करूँ, सवाल आप सबके लिए बहुत अच्छा सवाल है। मैं आप सबसे यहाँ देखिए, जो प्रार्थना समाज है सर, बात को समझिए। प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने बेसिकली प्रार्थना सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। रनाडे ने पश्चिम भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये मैंने एक बार बताया था आप लोगों से। आप लोगों को बता दो कि मैं ये दलित जाति मंडल और दक्कन शिक्षा सभा उससे संबंधित था। ये एक आस्तिक की धर्म में आस्था की बात करें तो रनाडे ने एक किताब लिखा था। इस किताब का नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये किताब थी रनाडे की। तो रनाडे महोदय के बारे में जब कभी बात होती है तो यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के प्रयास के लिए 1861 में विधवा विवाह की समिति की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे किया था, ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमिका कहाँ थी? कोई बताना चाहेगा मुझे ईश्वरचंद विद्यासागर की भूमिका? अच्छा, उनके में भी ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है ना? बताइए। पुनर्विवाह क्यों किया था और इन्होंने अपने बेटे की शादी विधवा से की थी सर। हाँ हाँ, चलिए। एक समाज की स्थापना की थी सर, उसका ओके, नाम नहीं याद आ रहा है। चलिए, बहुत बड़े। देखिए, यहाँ आपने जो ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बताया, मुझे सही बताया। ईश्वरचंद विद्यासागर बेसिकली के अगर बारे में बात करें हम इनके बारे में, तो ये नारी शिक्षा के बहुत समर्थक थे, ये बात पहले याद रखना। और इन्होंने प्रयास किया कलकत्ता में एक अन्य स्थानों में जो है अधिक बालिकाओं के विद्यालय के लिए स्थापना किया। हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत शोचनीय थी, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार किया और उन्हीं के प्रयास में मैडम 1856 उन्हीं के प्रयास में 1856 जो विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। क्या हुआ? बोलिए। विधवा कानून। हाँ, बस 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 समझ गए। हाँ, ये विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। अभी सर ने बताया था, विनीत सर ने शायद, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र का विवाह एक विधवा से ही किया था। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था। ये बात आप लोगों के लिए जरूरी है, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ये सिस्टम नहीं था, ये प्रश्न था आपके सामने। विधवा विवाह समिति की स्थापना किसने किया है? तो महादेव गोविंद रनाडे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्लियर हो गया? ये बताइए 27 में भी कोई दिक्कत वगैरह है तो पूछ लीजिए, ऐसा समय नहीं मिलेगा आप सबको। हाँ, अच्छा, अगर मान लो मैंने एक प्रश्न यहाँ पे बनाता हूँ, मैं थोड़ा सा देखो, प्रश्न जब अच्छे आते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि सोशल वर्क का आधार पर अगर हम बात करें तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, एग्जाम में। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछा जाता, ये सारी चीज़ पूछी जाती हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र करता हूँ इस प्रश्न को थोड़ा सा, और है ना, अच्छे प्रश्न है ये, एग्जाम में आप लोगों से बनाया जा सकता। देखो ध्यान रखो, ये विधवा पुनर्विवाह की बात करूँ तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप जो है ब्रिटिश सरकार जो थे उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। क्या नाम था उनका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग ने क्या पारित किया था? नोट करिएगा, पहली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित किया था और विधवा पुनर्विवाह को जो है मान्यता दे दी गई थी।
प्रोफेसर धोधो केशव कर्वे जो थे, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह के लिए कार्य किया। और याद कर्वे महोदय ने सन 1896 में 1896 में विधवा आश्रम की पूना में स्थापना की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 में किसने किया था? तो डॉक्टर प्रोफेसर कर्वे ने किया था। धोधो कर्वे ने किया था। तो 1916 में किया था भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ये ध्यान रखिएगा। और स्त्री शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रयास ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। और सती प्रथा में एक नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने 4 दिसंबर 1829 को 17वें नियम के अंतर्गत बंगाल में सती प्रथा पे रोक लगा दिया था। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। सती प्रथा सबसे पहले एरड़ अभिलेख 510 में मिला था, ये बात जानते हैं। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने इस प्रथा को बंद करवाया था, ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। सती प्रथा के बारे में मैंने आपको बता दिया है, विधवा पुनर्विवाह के बारे में बता दिया है, जिसको विधवा विवाह कहते हैं, और आप लोगों को मैंने स्त्री शिक्षा के बारे में भी बता दिया है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप सभी लोग। जो 1956 में नाम आता है, ध्यान रखिएगा, 1956 में 2 नाम आएंगे। एक नाम हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात होगी तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आता है, वो गवर्नर जनरल था। और ब्रिटिश सरकार की बात आती है तो लॉर्ड कैनिंग था 1856 में। इसी के द्वारा जो है विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी। तो कानूनी मान्यता की बात अगर करता है तो याद रखिएगा नाम वहां पर लॉर्ड डलहौजी का आएगा। और यदि हिंदू विधवा विवाह का अधिनियम 15 पारित करने का नाम आता है तो ब्रिटिश सरकार का नाम आएगा, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। 2 ही शब्द हैं, एक है मान्यता और एक है अधिनियम पारित। अधिनियम पारित में नाम लॉर्ड कैनिंग और मान्यता आएगा लॉर्ड डलहौजी। बस ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़िए 17, 28 लीजिए 28। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जरा जवाब बताइए फटाफट मुझे, फटाफट नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या जा रहा है भाई? मीरा केवल जवाब दे रही है भाई, और कोई बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। मीरा आ गया, ईवान, अच्छा वो गरिमा, संजय और गरिमा त्रिपाठी, राकेश यादव बी, विनीत शुक्ला बी। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों ने बी की तरफ जा रहे हो, बहुत बढ़िया है। देखते हैं जरा। ब्रिटिश के संविधान एकात्मक ना होकर संघीय है, गलत जवाब। सत्य हमें बताना है तो भारत का जो संविधान है संघात्मक और एकात्मक मिश्रण है, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया जवाब, ब्रिटिश सरकार लिखित, गलत गलत, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के प्रस्तावना न्यायिक पुनर्विलोकन और मौलिक अधिकार से लिया गया है? 29 संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से? हाँ यूएसए होगा सिद्धार्थ सर। यूएसए कहाँ जा रहे हो आप? ब्रिटेन से सब लोग कह रहे हो भाई। प्रस्तावना देखो, मैंने भाषा देखो, प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, शायद मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। यस सर, ए होगा इसका। हाँ, मौलिक अधिकार की बात होती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है ना। और ये आज का लास्ट सवाल, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर बताइए, बताइए भाई। कब मनाया था राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 ए 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर ना भाई। देखो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने जो है 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस को घोषित किया था, जिसका उद्देश्य यही था कि विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति
जागरूक करना और उसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देता था, है ना, सजग रहने का संदेश देता था। याद रखने वाली बात यह है कि 10 दिसंबर ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर, है ना, 10 दिसंबर यहाँ पे नहीं है। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा कॉपी पे आप सभी लोग, है ना। और 10 अक्टूबर को अगर हम बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 11 अक्टूबर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ द चाइल्ड, यानी आप ये कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया था वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है ना, ऑप्शन गलत हो गया। नहीं, 10 दिसंबर को होता है, वो अंतरराष्ट्रीय होता है। नहीं राष्ट्रीय सर, सर वही होता है, 10 को ही होता है। 10 अक्टूबर को आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हाँ। जो हम दिसंबर में मनाते हैं 10 तारीख को, वो अंतरराष्ट्रीय होता है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हाँ, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये बात तो सत्य है। जी। और यहाँ सर नेशनल भी 10 को ही मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल 10 तारीख को मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को। 10 दिसंबर को नेशनल भी है, नेशनल ह्यूमन राइट डे। चलो मैं बताता, सुन लो। अच्छा, अब सुनो, देखो 10 दिसंबर को आपका मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, नोट कर लीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर को, कब? 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो 12 अक्टूबर को, सॉरी यार, कहाँ से मैं कहाँ चला गया, 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाएगा? हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा 12 अक्टूबर को, राष्ट्रीय। क्लियर हो गया ये प्रश्न? बोलिए जरा एक बार, क्लियर हो गया? 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को आपदा न्यूनीकरण का दिवस और 12 अक्टूबर को एक विश्व गठिया दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये प्रश्न थे आप लोगों के आज के सोशल वर्क के। अभी और भी प्रश्न है, इन पे और थोड़े से मैं तीव्र गति से लेके चलूंगा, केवल जितना व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है, और भी प्रश्न करेंगे हम लोग। अभी हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 6 को समाप्त करना है आज। तो मैंने कल का जो टॉपिक लिया था आप लोगों को यूनिट नंबर 6 में, उसमें बताया था आप लोगों से रोगों के बारे में। तो ये कुछ ट्रिक हैं, ट्रिक को आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? कवक से होने वाले रोग की बात अगर हम करें, हमने कल बात कर रखा था, तो आप नोट कर सकते हैं गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक है। यदि आपको वहाँ अगर एग्जाम में पूछ ले कि कवक से होने वाले कौन सा रोग है, कौन सा रोग नहीं है, तो अगर एग्जाम में अगर आपको मालूम है कि गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो आप देख सकते हैं गंजा से गंजापन वाला याद रख लीजिएगा, और दमाद में जिसे दमा जो लिखा हुआ है वो दमा को रिलेट करिएगा, दा को दाद से रिलेट करिएगा, खाए से खाज, और फ्रूट को अगर हम बात करें तो एथलीट फ्रूट होता है, बेसिकली ये हाथी के पाँव वाले जो होते हैं वो। तो दाद खाज खुजली जितने आते हैं ये समझ लीजिएगा कवक से होता है, फफूदी से। तो आप नोट कर लीजिएगा ये ट्रिक है, ठीक है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो ये कवक से होने वाला रोग है। ये आपका ट्रिक के माध्यम से चाहो तो याद भी कर सकते हो इसे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, गंजापन कहते हैं किसको, दमा क्या है, दाद क्या है, खाज क्या है, एथलीट फूड क्या है, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़िए, देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? पापा काम पर सोते हैं,
ये ट्रिक है प्रोटोजोआ के संबंध में होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से कवक तो अभी आपको पता हो गया भाई, कवक से कौन से रोग होते भाई, दामाद गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन दमा और दाद और खाज और एथलीट फूट, याद हो गया आप लोगों को। उसके बाद प्रोटोजोआ में पापा काम पर सोते हैं, तो पापा यहाँ पे जो शब्द है पा वाला वो बेसिकली पायरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो का है ये काला ज्वार से, माँ जो है आपका यहाँ पे मलेरिया, और अगर हम बात करें पा अगेन आपका आ रहा है पर पे, तो वो पेचिश हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो सोता है यानी सोने की बीमारी यानी अनिद्रा वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाले कुछ ऐसे रोग हैं, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, तो जी से हो जाएगा आपका गोनेरिया। मैंने आपको कल की जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया है उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है जीएसटी में या सिल्फिस, और फिर टी से आ जाएगा टाइफाइड जिसको मियादी बुखार कहते हैं, आत्र ज्वर भी बोला जाता है। और पा से आपका बन जाएगा यहाँ पर, म्यूट हो जाइए एक बार सभी लोग, एक बार म्यूट होइए, ये जो पा है प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, ता से अगर हम बात करें तपेदिक जिसको आप लोग टीबी कहते हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। का से काली खांसी हो जाएगा, और टी से टिटनस हो जाएगा, का से कुष्ठ हो जाएगा, न्यू से निमोनिया हो जाएगा, और है से हैजा हो जाएगा। ट्रिक क्या है इसकी, नोट कर लो एक बार। म्यूट होइए, कौन है भाई अनम्यूट होके कोई काम कर रहे हैं। जीएसटी पंडित, जीएसटी पंडित का टीका न्यू है, तो याद रखिएगा जी से क्या बन जाएगा गोनेरिया, यस से आपका क्या बन जाएगा जो है सिफिलिस, और टी से आपका क्या बन जाएगा टाइफाइड, पी से आपका प्लेग, और डी से अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया, ता से आपका अगर हम बात करें तो यहाँ पे टा से तपेदिक, और अगर हम का की बात करें तो का से काली खांसी, और टी से अगर हम लोग बात करें तो टी से आपका टिटनस हो जाएगा, का से आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा, और न्यू से आपका निमोनिया हो जाएगा, है से आपका हैजा हो जाएगा। तो जीएसटी पंडित का टीका है ये, इससे जितने जीवाणु से होने वाले रोग हैं ये सारे के सारे आपके याद रहेंगे। फिर बाकी मैंने इसकी पीडीएफ आप लोगों को कल तो प्रोवाइड करा ही दिया था, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर रहा हूँ आप लोगों को, और इससे थोड़ा आपको याद भी रहेगा। अनुवांशिक रोग की बात करें, अनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, उसका ट्रिक है कि वही क्लिप वही डांट, वही क्लिप वही डांट, ये बेसिकली अनुवांशिकता से होने वाला रोग है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे वही ट्रिक्स में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वही, तो वाह से यहाँ जो बनाया गया है वो वार्धंतता को बनाया गया है, ब्लाइंड को, और वही से जो बनाया गया है वो हीमोग्लोबिन से बताया गया है, सॉरी हीमोफोबिया से बताया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे क्ली जो है, यहाँ पे क्ली बेसिकली क्लीन फिल्टर की बात की गई है। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद आपके सामने आता है कि वही डाट, तो वही तो दोबारा जो डाट, वही तो वो साइलेंट हो गया, जो डाट शब्द है ये याद रखिएगा। इस डाट में यहाँ पे भी तो था वो पा बच गया था ना, वही क्लिप था। देखो वही वाह से क्या बन गया था, वाह से वार्धांतता बन गया था, ही से होमोफोबिया बन गया था, होमोफीलिया बन गया था। क्लीन की अगर हम बात करते तो वह आपको बन गया था क्या, क्लीन फिल्टर बन गया था। पा से आपका पटाउ सिंड्रोम बन गया था। फिर ये आपका साइलेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है साइलेंट है। और उसके बाद जो डी है डा है, ये डा से डाउन सिंड्रोम बन गया, टा से आपका टर्नर सिंड्रोम बन गया। तो अगर आप याद रखेगा कि अनुवांशिक रोगों का ट्रिक क्या है, वही क्लिप वही डाट, वही क्लिप वही डाट, वही में आप याद रखिएगा। वाह से वर्धांतता, ही से अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया, और पा से पटाऊ सिंड्रोम, और जो क्लीन हो जाएगा वो क्लीन फिल्टर हो जाएगा। और वही जो दोबारा आता है वो आपका साइलेंट होता है। जो डॉट है डा से वो डाउन सिंड्रोम बन जाएगा, टी से आपका टा से जो बनेगा वो आपका टर्नर सिंड्रोम बन जाएगा। तो ये अनुवांशिक वाले रोग हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप आईएमपी करके कर लीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जीवाणु वायरस से होने वाले रोग है। तो ध्यान रखिएगा कि रेखा हमें हिट करके पोचे, देखिए पोचे का मतलब यहाँ पे जो बताया गया है, पोचे में पीछे को बताया गया है, तो इससे याद रखिएगा पोचे छोड़ गई, तो मतलब रेखा हमें हिट करके क्या कर गई, पीछे छोड़ गई, यानी पोचे छोड़ गई।
तो इसका मतलब ट्रिक है, समझने वाली बात है। तो रेखा में अगर हम बात करें रे से तो रेबीज हो जाएगा, खा से खसरा हो जाएगा, हा से हर्पिस हो जाएगा, मे से मेनिंजाइटिस हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि जीवाणु से होने वाले वायरस से होने वाला रोग है। फिर उसके बाद आपका बनता है ही से हेपेटाइटिस, टी से ट्रोकोमा, करके आपका साइलेंट है, पो से पोलियो, ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, छो से छोटी माता हो जाएगी, डा से डेंगू हो जाएगा, गा से गलसोद हो जाएगा और ई से इन्फ्लूजा हो जाएगा। ट्रिक इसकी क्या थी? ट्रिक याद रखिएगा, रेखा हमें हिट करके पोचे, ठीक है क्या, पो ध्यान रखिएगा, पोचे यानी इसका मतलब पीछे होता है, आप ये समझे, और उसके बाद छोड़ गई। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो रे से लिखा गया शब्द वो बेसिकली रेबीज है, खा से खसरा है, और अगर हम बात करें हा से यहाँ पे तो हर्पिस है, मे से मेनिंजाइटिक है, ही से अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस है, टी से आपका ट्रोकोमा है, करके आपका साइलेंट था, इसको छोड़ दीजिए। पो की बात करें तो पोलियो हो जाएगा, ए की बात करें तो एड्स हो जाएगा, चे से बात करें तो चेचक हो जाएगा, छो से अगर यहाँ पे बात करें तो छोटी माता हो जाएगी, और अगर हम बात करें यहाँ पे डी से तो डेंगू ज्वर हो जाएगा, गा से अगर हम बात करें तो गलसोद हो जाएगा, ई से अगर हम बात करें तो इन्फ्लूजा हो जाएगा। तो ये रोग हैं जो जीवाणु वायरस से होने वाले होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, इससे आपके सारे जीवाणु याद रहेंगे। 2 से 3 बार अगर आप इसे पढ़ोगे देखोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक अगर याद हो गई, अगर पेपर में आ जाता है ट्रिक, अगर वही लिख के अगर आप करेंगे तो ईजिली आप कर भी लेंगे। विटामिन के विलेयता की बात होती है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि कौन कौन से विटामिन में जो है घुलनशील जो पाए जाते हैं जल में और वसा में। तो देखिए पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ध्यान देने वाली बात यह है आप सबके लिए कि भाई ट्रिक है कि मैं अधिक जैसे ADEK होता है, बस यही याद रखिएगा। तो ये वसा से है, मैं अधिक मोटा हूँ, मोटा मतलब तभी हो सकता है व्यक्ति जिसको फैट होता है ना, तो फैट मतलब आप ये कह सकते हो, मोटा मतलब फैट होता है। तो मैं अधिक मोटा हूँ, तो आप ADK, तो आप समझ गए कि मोटा है, फैट है, वसा से संबंधित है। अधिक की स्पेलिंग यही है, अधिक की स्पेलिंग ADEK है, बस ये याद रखिएगा। इसकी स्पेलिंग अधिक की स्पेलिंग क्या है, ADEK है। तो अधिक की स्पेलिंग में आपको वसा से संबंध में आ जाएगा। जल की बात करें तो सब का मतलब होता है CB, जैसे आप लोग फेसबुक पे यूज करते हो ना, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हो, VL कर देते हो, समझ जाते हैं, के आप लिख देते तो ओके हो जाता है। ठीक उसी तरीके से सब में CB का आप समझ लीजिए, है ना, CB। तो सब जल में तैरना जानते हैं, सब जल में तैरना जानते हैं, तो सब का मतलब हो गया भाई CB। तो ये जल से संबंधित है। तो जल में घुलनशील होने वाले कौन कौन से विटामिन है, C और B हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी आपका ट्रिक था। ग्रीन हाउस गैसेस भी होता है, मीना का जलवा और भी है, ठीक है, याद रखिएगा, मीरा का जलवा और भी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं मीना, मी जो शब्द है वो मीथेन है, और जो ना है नाइट्रोस ऑक्साइड है, का कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवा की बात करें तो जलवाष्प है आपका, और की बात करें तो ओजोन है। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस हैं जो याद रखना चाहिए आप लोगों को। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती है, मीना का जलवा और भी है। तो मीना से मीथेन, मी से ना से नाइट्रोस, का से कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से जलवाष्प, और से ओजोन गैस। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? बताओ कौन बताएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून सर। 23 जून को, ओके। और कोई बच्चा बताए? 6 जुलाई। कौन सी जुलाई? 6 जुलाई जी, 16 सितंबर। वेरी गुड। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। भाई ऐसे मत पढ़ाई करो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? 23 जून भी आ रहा है, 23 जून को क्या मनाया जाता है? 6 जुलाई भी बता रहे हो आप लोग। ओजोन, मैं स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया, उसके बाद भी गलती कर रहे हैं आप लोग, हैं? फिर यानी पढ़ाई आप अच्छे से नहीं कर रहे हैं, ये आप मुझे संकेत दे रहे हैं इस तरीके का, है ना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, आपके सिलेबस में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है महामारी और स्थानिक मारी के बीच में अंतर को लेकर, कि उसके बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, थोड़ा सा अंतर को जब आप समझ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ें समझ में आने लगेगी। महामारी के बारे में हम बात करें तो देखिए, महामारी एक ऐसी स्थिति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल
किया जाने वाला शब्द है जब बीमारी का प्रसार प्रकृति में वैश्विक लेवल पर होती है, तो उसे हम लोग महामारी कहते हैं। कोविड क्या है ये बताओ, कोविड की परिभाषा बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलिए जरा। महामारी है सर कोविड। हाँ, तो ये महामारी की एक प्रकार की एग्जाम्पल बता रहा है, ये आप कह सकते हो। एक बात करते हैं, यहाँ पे जो एथनिक होता है वो बेसिकली इसको इंग्लिश में एडेमिक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? एडेमिक कहा जाता है स्थानिक बीमारी को, और इसका उपयोग उस बीमारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में या लोगों के समूह में अस्थायी रूप से मौजूद होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ये एडेमिक। याद रखिएगा दोनों शब्द बढ़िया हैं, केवल अगर आप यही दोनों का अंतर समझ गए अच्छे से तो आपके पेपर में कैसा भी प्रश्न बनाएगा आप इजीली कर लेंगे। ये पैसिफिक लेवल पर होता है, पेंडेमिक, अभी मैंने शायद कल या परसों वाली क्लास में बोला भी था उसके बारे में, ये पेंडेमिक लेवल पर है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो विशिष्ट क्षेत्र या लोगों के समूह पर अस्थायी रूप से मौजूद होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानिक बोलते हैं। याद रखिए। दूसरा एक और है, देखिए एग्जाम्पल के बात करें तो महामारी तेजी से फैलती है जो आबादी के बड़े हिस्सों को प्रभावित कर देती है, और आमतौर पर यह एक वायरस के नए उपभेदों के कारण होती है जो कई वर्षों से निष्क्रिय है। लेकिन जो स्थानिक रोग होता है कभी कभी मौसमी होता है, और संक्रमण का प्रसार भूगोल और स्वच्छता के जैसे कारकों पर निर्भर भी होता है। आप लोग नहीं कहते हो मौसम बदल रहा है, तबीयत खराब हो रही है, बोलते हो नहीं बोलते हो? तो ये कोई पैंडेमिक लेवल की महामारी थोड़ी ना है कि जी। मलेरिया का प्रसार एक निश्चित क्षेत्रों में होता है सर। बिल्कुल वो बनेगा, वो बन सकता है। अगर वो एक निश्चित क्षेत्र में बना हुआ है मलेरिया का प्रसार, देखिए तो वो स्थानिक क्षेत्र माना जाएगा, है ना, बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप सोच लीजिए कि जो बड़े लेवल पे बीमारी हो रही है, महामारी जैसे कोविड हो जाता था, एक बार हैजा आया था, है ना, पैंडेमिक लेवल पर थी वो भी, कोई बड़ी बीमारी जो पूरे वर्ल्ड पर एक प्रकार का क्या करे, निष्क्रिय कर दे, है ना, तो वो चीजें बन जाती वहां पर। अगर हम बात करें यहाँ पे 20वीं शताब्दी में शुरुआत की गई थी एक स्पेनिक स्वाइन फ्लू और हाल ही में कोविड-19 महामारी का उदाहरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आप ध्यान रखिएगा। मलेरिया एक स्थानिक रोग का एक उदाहरण है जो अफ्रीका और एशिया के कुछ क्षेत्रों में आम है। तो ये तो सही बात, अभी आपने एक शब्द मुझे बताया था, शायद आपने बोला था ये मलेरिया, तो देखिए आपके सामने भी आ गया कि एक स्थानिक रोग है जो उसका उदाहरण बन जाती है। तो अफ्रीका और एशिया के कुछ विशेष क्षेत्र हैं, आम है, तो हो सकता है अपने यहाँ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि केवल वहीं की बात है, यहाँ पे भी हो सकता है। संक्रमित लोगों को एक स्थिर संख्या के साथ एक व्यापक स्थानिक रोग एक महामारी नहीं होती है, और ये बात सही है। जब स्थानिक रोग हो सकता है, एक स्थिर जनसंख्या की बात कर रहा होता है, तो महामारी नहीं हो सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। आमतौर पर स्थानिक प्रसार की स्थिति में संक्रमण की संख्या स्थिर होती है, और जब स्थिर की बात होती है तो जाहिर सी बात है स्थानिक हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें कोई बीमारी की स्थिति केवल इसलिए महामारी नहीं क्योंकि यह कई लोगों का मारती और संक्रमित करती है, या संक्रमक भी होना चाहिए और एक बड़े क्षेत्र में फैला होना भी चाहिए, विशेष रूप से मूल संक्रमित क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं से परे होता है। परंतु अगर हम बात करें यहाँ पे स्थानिक की लेकर, तो एक संक्रमण जो एक महामारी के रूप में शुरू होता है, अतः या तो मर जाता है या स्थानिक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है, तो जो कई कारणों पर निर्भर करता है, जिससे रोग का विषाणु और एक संचरण का तरीका यहाँ पे शामिल होता है। वहीं बात करते हैं महामारी, ग्रीक शब्द में तो पैन से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सभी, और डेमो का अगर अर्थ बताए तो लोग होते हैं, तो पैंडेमिक कहा जाता है। ये बात मिला के बोलोगे तो वही हो जाएगा। और एंडेमिक ग्रीक शब्द का बना हुआ है ये भी, और ये एन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है भीतर, और डेमो का अर्थ बनता है यहाँ पे लोग, तो ये भी आए। तो एंडेमिक और ग्रीक शब्द का भी है, महामारी भी ग्रीक शब्द का है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। स्थानिक रोगों का उदाहरण में बात करें, जैसा कभी आपने बताया भी है, कैरेबियन मलेरिया, डेंगू, वेरिसेला जैसे आमतौर पर यूको में चिकन पॉक्स के रूप में इसको जाना जाता है। तो मलेरिया जो अफ्रीका के लिए स्थानिक है, और इस तरह के कई अन्य बीमारी और भी है, ये आप समझ सकते हैं। तो मलेरिया आप लोग कर सकते हो, इसको याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन में आप लोगों से इस बार आ भी जाए यही सवाल, है ना। तो मलेरिया को लेकर, मलेरिया रोगों का महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो सकती है, ये भौगोलिक क्षेत्र में देख सकते हैं प्रभावित होता है, अक्सर वैश्विक और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित भी करता है। अक्सर यह एक नए वायरस या वायरस का एक नए तनाव के कारण होता है। तो ये चीज़ें थी महामारी और स्थानिक को लेकर। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और चीज़ आता है, अगर सिलेबस में देखेंगे तो आपके सामने एक मोटापा शब्द आता है। क्या आता है? मोटापा शब्द आता है।
तो देखिए, अगर मोटापा के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आज की व्यस्त जीवन शैली में तनाव और खान पान को लेकर लापरवाही मोटापे का कारण बनता जा रहा है, जो वजन बढ़ाने के कारण में सबसे आम है और इन दिनों में यह आम समस्या बनती जा रही है ना। तो ये बात तो आपको मालूम ही होगा। तो मोटापा का लक्षण अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आप सबके सामने मिलेंगे भी। मैं अगर पढ़ता हूँ यहाँ पे देखिए, मोटापा आपके शरीर के साथ साथ आपको भी प्रभावित करता है। आपको लगता है कि आपकी त्वचा पर अतिरिक्त मोटी परत होना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु इसके कई गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे अगर छोटे छोटे कार्यों को करने में सांस फूलना, पसीना आना और आवश्यक से ज़्यादा कम सोना, थोड़ा सा चलने पर सांस में रुकावट पैदा होना, सांस तेजी से चलना, शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन हो जाना, शरीर के विभिन्न भागों में वसा का जम जाना, मानसिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास में कमी जैसे लक्षण देखने लगते हैं। तो इसके अलावा मोटापे के टाइप 2 के मधुमेह की संभावना भी बढ़ जाती है या हृदय रोग की संभावना भी बढ़ जाती है समस्याएं। तो ये एक प्रकार का मोटापे के एक प्रकार बताया जा रहा है कि ये लक्षण हो सकते हैं। कारण कैसे होता है यहाँ पे अगर हम देखें तो मोटापा क्यों बढ़ता है। मोटापा बढ़ने का सबसे आम कारण है कि लंबे समय तक जितनी कैलोरी आप रोज खाते हैं उससे कम दैनिक गतिविधियों और व्यायाम में बर्न करते हैं। समय के साथ यह अतिरिक्त कैलोरी जमा हो जाती है तो वजन बढ़ने का कारण बन जाता है। ये बात तो आपको मालूम होगा। लेकिन यह हमेशा कैलोरी की खपत और जीवन शैली की ही बात नहीं होती। कुछ ऐसे कारण भी हैं, यही हैं जो आपको कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो मोटापे के सामान्य विशिष्ट कारणों में एक है जेनेटिक्स, जो प्रभावित करता है कि आपका शरीर भोजन को ऊर्जा में कैसे बदलता है और वसा को कैसे स्टोर करता है। दूसरा, अगर हम सामान्य विशिष्ट कारण की बात करें तो बढ़ती उम्र, जिससे मांसपेशियां और चयापचय दर कम हो सकती है। पर्याप्त नींद नहीं लेना, जिसमें हार्मोन्स परिवर्तन हो सकते हैं जिससे भूख ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान बढ़ा वजन कम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जिनको लेने के साथ साथ आप आहार और सक्रियता में परिवर्तन नहीं लाते हैं उससे आपका वजन बढ़ सकता है। ऐसी दवाइयों का उदाहरण है, जैसे अगर हम बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी सीजर दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, एंटी साइकोटिक दवाइयाँ और स्टेरॉइड बीटा ब्लॉकर्स, ये सारी दवाइयाँ हैं जिसके सेवन से मोटापा बढ़ जाता है। इसमें अगर हम बात करें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी वजन बढ़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, यह एक ऐसी बीमारी है जो महिला प्रजनन हार्मोन के असंतुलन का कारण बनाती है। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये बना सकता है पेपर में क्वेश्चन की पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम होता क्या है। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसी बीमारी है जो महिला प्रजनन हार्मोन को असंतुलन के कारण बनाती है, याद रखिएगा। प्रेडर विली सिंड्रोम है। प्रेडर विली सिंड्रोम जन्म के समय मौजूद एक दुर्लभ बीमारी है जो अत्यधिक भूख का कारण बनाती है या बनती है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कुशिंग सिंड्रोम है जो कर्टिसोल्स, जिसको आप बोलते हैं तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ने का कारण होता है। ये हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो थायराइड कम का होना एक ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड ग्रंथि कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स कम बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आर्थराइटिक्स और ऑस्ट्रियो आर्थराइटिक्स अन्य स्थितियों में दर्द का कारण बनती है जिससे अन्य गतिविधियां कारण बन सकती हैं। मोटापे का बचाव अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर आप स्वस्थ जीवन की शैली को अपनाकर वजन बढ़ाने और मोटापे को रोक सकते हो। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए, तैरना, साइकिल चलाना जैसे माध्यम से व्यायाम करना चाहिए। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ का चयन करना चाहिए। ज़्यादा फैट कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों को कम या ना खाएं। मोटापे का परीक्षण निदान कैसे करते हैं, तो अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स मोटापे की श्रेणी में आता है तो डॉक्टर आपके स्वास्थ्य इतिहास की जांच करेंगे। इसके लिए परीक्षण आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्वास्थ्य का इतिहास की जांच होगी, है ना। उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, जैसा कि आपको मालूम है सामान्य शारीरिक परीक्षण होगा आपका, और आपके BMI की गणना की जाएगी। जैसे डॉक्टर आपके मोटापे के स्तर पर जांचने के लिए आपकी BMI की गणना करेंगे। कितने लोग जानते हो BMI, बताइए। BMI बॉडी इंडेक्स मास
हाँ, बॉडी मार्क्स इंडेक्स, वेरी गुड, यहाँ पे सही जवाब आया ये, बॉडी मार्क्स इंडेक्स, ठीक है। तो याद रखने वाली बात है ये हम सब के लिए। उसके बाद आपकी कमर की परिधि का मापन, ठीक है। फिर उसके बाद खून की जांच होगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट होगा, थायराइड ग्रंथि टेस्ट होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी टेस्ट होगा, हृदय के कुछ है रोग या हृदय के संबंध में। तो मोटापे का इलाज, मोटापे का उपचार कैसे किया जाता है ये आप लोग जानते ही हैं, इसमें बताने की ज़रूरत है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था सिंड्रोम वाला मैंने पूरा आपको बता दिया है ना। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि इसके बारे में अगर हम बात करें, कैलोरी घटाने की बात किया है। महिलाओं के लिए 1200 से लेकर 1500 कैलोरी और पुरुषों के लिए 1500 से लेकर 1800 कैलोरी की एक समान मात्रा मानी जाती है। इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो। कम खाने में पूरा पेट भर जाना, कम खाना और पूरा पेट भर जाना, ठीक है। कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के बड़े हिस्से से खाने चाहिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ बताऊँगा कि ये तो इम्पोर्टेंट था ही था। आपने एक शब्द सुना होगा बुलिमिया और एनोरेक्सा के बारे में, बहुत ही बुलिमिया नरोसा सुना है? बुलिमिया नरोसा, ये हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है। मैं आपको बताता हूँ, केवल आप मेरी बातों को समझिएगा अच्छे से। देखिए, बुलिमिया नरोसा एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो एक गंभीर और जानलेवा भोजन विकार है, जिसको हम लोग ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। तो बुलिमिया से पीड़ित लोग हमें ढेर सारा खाना खा लेते हैं, मतलब आप जानते ही हैं, इसमें सबसे पहले ढेर सारा खाना खाते हैं और फिर मोटापे के डर से बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लगते हैं। खाए गए खाने की जो है अगर खाए हुए खाने होते हैं उसको भी उल्टी करने की बात करते हैं बुलिमिया में ही। तो बेसिकली अगर जब हम बात करते हैं बुलिमिया नरोसा के बारे में, तो याद रखना कि बुलिमिया नरोसा 2 टाइप का होता है। ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि बुलिमिया नरोसा होता क्या है, तो याद ये रख लीजिए केवल यहाँ पे कि एक गंभीर और जानलेवा भोजन विकार है ये। बुलिमिया से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वो ढेर सारा खाना खा लेता है और फिर मोटापे के डर से बहुत ज़्यादा व्यायाम भी करता है। या आप ये कह लीजिए कि खाए गए खाने की ना आते हुए भी उल्टी कर देना, उल्टी नहीं आती है फिर भी ज़बरदस्ती उल्टी करना, ये बुलिमिया बताता है, बुलिमिया नरोसा। स्पष्ट हुआ कि फिर से बताऊं? बताओ। देखिए, बिल्कुल, जो बुलिमिया होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये व्यक्ति ढेर सारा खाना खाता है, जब उसको बोलते हैं बुलिमिया नरोसा। उसको क्या बोलते हैं? बुलिमिया नरोसा बोलते हैं। बुलिमिया, देखो स्क्रीन पर भी देखो, बुलिमिया नरोसा कहते हैं जो ढेर सारा भोजन करते हैं। या आप ये कह लीजिए, उसी में जोड़ के बोलिए कि ढेर सारा खाना तो खा लिया, अब उस व्यक्ति को डर भी लगता है कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, तो अगर उल्टी नहीं आती तो जबरदस्ती उल्टी कर देता है, जबरदस्ती उल्टी कर देता है ना। याद रखने वाली बात ये है। तो ये भी प्रकार, अभी देखो बुलिमिया के टाइप में बात करूँ तो बुलिमिया 2 टाइप का होता है। आपको बता दूं मैं, एक होता है पर्जिंग। क्या होता है? पर्जिंग, नोट कर लीजिए, मैं देखो लिख रहा हूँ, पर्जिंग। और एक होता है नॉन पर्जिंग बुलिमिया। एक क्या होता है? नॉन पर्जिंग बुलिमिया होता है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि पर्जिंग में क्या होता है। देखो, जो पर्जिंग बुलिमिया होती है, आप नियमित रूप से कुछ खाने के बाद उसकी जानबूझकर उल्टी कर देता है, फिर रेचक दवा या दवाइयों जिनको खाने के बाद शरीर से मल मुक्ति होती है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो टोटली मिला जुला के अगर बात किया जाए, खाना तो खा लेना जबरदस्ती, फिर जानबूझकर उल्टी कर देना, पर्जिंग बुलिमिया कहलाता है। नॉन पर्जिंग में क्या होता है कि आप व्रत रख के, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करके या बहुत ज़्यादा व्यायाम करके खुद को मोटापे से बचाना चाहते हैं, तो वो नॉन पर्जिंग बुलिमिया होता है। मतलब देखिए, यहाँ पे ना खाने की बात नहीं हो रही है नॉन पर्जिंग में, वहाँ खाना खा के आप उल्टी कर रहे हैं। तो ये नॉन पर्जिंग और पर्जिंग बुलिमिया होता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों की परिभाषा मैंने बता दिया है। बुलिमिया नरोसा की लक्षण कैसे आप समझोगे कि ये बुलिमिया नरोसा से व्यक्ति है।
समझने का तरीका यह है कि इसके लक्षण बार बार आपके शरीर के आकार का, वजन के बारे में सोचते रहते हैं। ये लोग बार बार क्या करते रहते हैं, अपने आकार और भोजन के बारे में सोचते रहते हैं। ये आपका एक लक्षण बता देता है बुलिमिया। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे में, तो हर समय वजन बढ़ाने का डर भी लगा रहता है इनको। कभी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा जो है डाइटिंग करने लगते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो पेट भर के बाद भी खाते रहते हैं। जब तक पेट में दर्द ना शुरू हो जाए तब तक वो रुकते ही नहीं, वो खाते ही रहते हैं। आम तौर पे बात अगर हम करें कि जैसे आम रूप से जितना खाना खाते हैं एक बार में, उससे अधिक बार भी, मतलब एक बार जो खाना खा लिया तो दोबारा भी खाएंगे तो उससे ज़्यादा ही खाते हैं दोबारा वाले में। बहुत ज़्यादा व्यायाम करना, जानबूझकर उल्टी कर देते हैं ऐसे लोग। और याद रखिएगा यहाँ पर कि कम वजन करने के लिए हर्बल उत्पादक और अन्य जैसे दवाइयों का भी सेवन करते हैं ये बुलिमिया वाले। और यहाँ पे अपने मोटापे को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, उसके बारे में बात करते रहते हैं। अपने शरीर को लेकर नकारात्मक हो जाते हैं, बार बार एक ही साथ या बहुत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ज़्यादा लोगों के सामने ना खाना, खाना खाने के बाद खाना खाते समय शौच भी जाना, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेना, ये सारी प्रक्रियाएं जो बनती है ये बुलिमिया के लक्षण ही बनते हैं। अच्छा, ये पता है बुलिमिया होता कैसे है, कारण क्या है इसका, बुलिमिया क्यों होता है? साइको डिसऑर्डर होगा सर ये। बेसिकली बुलिमिया का मुख्य कारण अभी तक पता नहीं चला है सर, लेकिन जेनेटिक्स और मानसिक स्वास्थ्य और समाज में रहन सहन के तरीके और अगर ये समस्या परिवार से चली आ रही है तब भी आपको बुलिमिया होने की संभावनाएं होती हैं। तो बताया जाता है बुलिमिया क्यों होता है। तो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई खास मुख्य कारण तो पता नहीं चला, परंतु बताया जाता है कुछ विद्वानों द्वारा कि जेनेटिक्स और मानसिक स्वास्थ्य और समाज में रहन सहन के तरीके की भूमिका यहाँ पे कारण के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। वहीं अगर हम बात करें तो बुलिमिया होने का जोखिम किन वजह से बढ़ जाता है। जैसे लड़कियों और महिलाओं में पुरुषों से अधिक बुलिमिया होने की संभावना होती है। महिलाओं और लड़कियों में, ध्यान सुनिए, महिलाओं और लड़कियों में पुरुषों से अधिक बुलिमिया होने की संभावना होती है। और बुलिमिया अक्सर किशोरावस्था में 20 साल की उम्र में शुरू होता है। ये बीमारी कितने वर्ष में स्टार्ट होती है? 20 वर्ष में। हाँ, किशोरावस्था में। उसी समय सब लोग नहीं कहते वो मेंटेन कर रहा है, अपने आप को मेंटेन कर रहा है ना, ये सारे शब्द सुनते हैं। हाँ, तो बुलिमिया होने की संभावना बेसिकली जेनेटिक भी हो सकता है, विकार परिवार से भी चला आ रहा होता है। जिन लोगों के माता पिता, भाई बहन, बच्चों में से किसी को ये विकार है तो ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है हमें कि जिससे जेनेटिक लिंक कहते हैं, लिंक। तो बचपन या किशोरावस्था में ज़्यादा वजन होने के कारण भी यह समस्या आ सकती है। एक तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे कारण मानसिक तनाव भी हो सकता है। मानसिक तनाव जैसे डिप्रेशन या चिंतित रहना, ड्रग्स लेने से भी भोजन का विकार हो सकता है। तो बुलिमिया से पीड़ित लोग जो हैं अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते रहते हैं, है ना। कुछ मामलों में सदमा लगने या पर्यावरण तनाव जैसे शोर, गंदगी, भीड़ के कारण, है ना, ऐसी भी समस्या हमें देखने को मिल जाती है। तो ये भी आपका कारण बन जाता है मानसिक तनाव भी। वहीं अगर हम बात करें मानसिक तनाव के बाद एक डाइटिंग शब्द है। डाइटिंग भी आप लोग जानते ही होंगे। डाइटिंग बेसिकली जो लोग डाइटिंग करते हैं उन्हें भोजन विकार होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। बुलिमिया से पीड़ित लोग एक ही समय पर बहुत ज़्यादा खाते हैं और अन्य समय कुछ नहीं खाते हैं। ऐसा करने से भूख लगती है और लोग एक ही समय पर ढेर सारा खाना खाकर ना आते हुए, तो ऐसे भी कह लीजिए कि आप वहाँ पे फिर उल्टी भी कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की डाइटिंग की भी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है कारण में। अब ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो सोशल वर्कर करेगा क्या इनके साथ, बुलिमिया वाले व्यक्ति के साथ? इसके लिए सोशल वर्कर अपने आप को बताए कि सोशल वर्कर बताए वहाँ पे सेवार्थी को कि आपके शरीर के हिसाब से आपका वजन ठीक है। यदि ठीक है तो अच्छी बात है, यदि ठीक नहीं है तो उसके लिए कुछ चीज़ें वहाँ पे लागू करेगा। तो सही समय पर खाना खाना बताएगा और खाना ना छोड़े। ऐसा ना करने से आप एक ही समय पर बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप वो भी कह सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए एक प्लान बनाए और एक हिसाब से खाना खाए, ठीक है। सकारात्मक जीवन अपनाए,
ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको अपनी बीमारी से जूझने के लिए उसे प्रेरित करे, जो आपकी मदद करे, है ना। ऐसे लोगों के साथ वो काउंसलिंग करेगा, बताएगा भी। ज़्यादा खाने पर फिर उस खाने के उगलने के ख्याल से बचें। जो चीज़ें करें जो आपको पसंद है उन्हीं पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए पूरा शरीर चेकअप करेगा। खून की जांच होती है, यूरिन टेस्ट होता है, मानसिक जांच होती है, चिकित्सक जो है यहाँ पे खाने की आदतों और खाने की तरफ रवैयों को जांचता है ना। ये सारी चीज़ें होती है। बेसिकली यहाँ पर जब रेफ़र करता है सोशल वर्कर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर एक्सरे की मदद से देखता भी है कि कोई हड्डी तो टूटी तो नहीं है, और आपको कहीं निमोनिया है या नहीं है, या दिल की कोई बीमारी है या नहीं है। डॉक्टर बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको ECG कहते हैं आप लोग, वो भी करवाने के लिए बोलता है। ठीक है, तो ये होता है। तो बुलिमिया का उपचार कैसे किया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक मनोचिकित्सकीय थ्योरी दी जाती है, तो जिसको हम लोग टाल्क थेरेपी कहते हैं। जब बुलिमिया वाला व्यक्ति मिलता है तो उसके लिए सोशल वर्कर क्या करता है, एक थेरेपी लगाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, उसको बोलते हैं टाल्क थेरेपी। अब टाल्क थेरेपी होती क्या है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ये थेरेपी जो आती है, ये जानते हैं आप लोग किसके माध्यम से आती है, ये साइकोथेरेपी में आती है। तो इस थेरेपी के दौरान सोशल वर्कर जो होता है सेवार्थी की बुलिमिया और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाता है। तब यहाँ पे सोशल वर्कर को टाल्क थेरेपी, यहाँ पे सोशल वर्कर जो होता है उसको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, CBT आप लोग जानते होंगे। CBT थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होता है, नकारात्मक ख्याल और अस्वस्थ व्यवहार से छुटकारा दिलाने के लिए दिया जाता है। ये सकारात्मक सोच और स्वस्थ व्यवहार अपनाने में मदद करता है CBT। तो CBT आपको मालूम होना चाहिए, अल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक होता है इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल मनोचिकित्सा बोलते हैं। ये थेरेपी जो दी जाती है ना, ये थेरेपी आपको अपना व्यवहार सुधारना और तनाव को दूर करने में मदद करता है। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहो तो लिख सकते हो अभी, हालांकि PDF में ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा मेंशन की गई हैं। पर्सनल क्या बताया था, थेरेपी? हाँ, इंटरपर्सनल जो है साइकोथेरेपी आप कह सकते हो। तो इस थेरेपी में आपसी मतभेद दूर करने के लिए दूसरों से बोलचाल और करीबी संबंधों में आने वाली जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को हल या उसको हल करने में मदद करती है आपका इंटरपर्सनल मनोचिकित्सा, या आप ये कह लीजिए कि इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, इसको दिया जाता है, ये भी दिया जाता है इसी में। फिर एक आपका आता है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी आता है। ये बेसिकली क्या होता है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। ये थेरेपी आपको अपना व्यवहार सुधारना और तनाव को दूर करने में मदद करती है, और इस थेरेपी से दूसरे के जो संबंध होते हैं उनको सुधारना और अपनी भावनाओं पर काबू रखने के लिए थेरेपी के मदद से उसको क्या करती है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करती है। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी होता है। परिवार की सहायता से भी इलाज किया जा सकता है इसका, कुछ दवाइयों भी देकर इलाज किया जा सकता है। जैसे मनोचिकित्सक क्या कर सकता है, यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट्स देने पर बुलिमिया का लक्षण कम हो जाता है। तो उस दवा का नाम अगर पेपर में पूछ ले तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लीजिए, हालांकि दवा तो अभी तक नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे लिख कर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एंटी डिप्रेसेंट्स ये दवा है, ये आप बुलिमिया के लक्षण को कम करता है ये। ठीक है, अस्पताल में भर्ती होना, फिर अगर हम अपने ट्रीटमेंट के प्लान करना, तो पोषक तत्वों का सेवन करना, बुलिमिया के बारे में जानना, अकेले ना रहने देना, है ना, व्यायाम करते रहना, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली हमें देखने को मिलता है। इसके बाद आपके सामने एक और शब्द आता है एनोरेक्सिया, जैसे कि आप सब लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होगा। एनोरेक्सिया का क्या होता है, मतलब एनोरेक्सिया के बारे में जानते हो आप लोग? देखिए यहाँ पे बताऊँ, 2 डाइटिंग डिसऑर्डर होते हैं। एक बुलिमिया होता है, जो मैंने इसके बारे में ओके यानी कर दिया, सारा बता दिया, कोई चीज़ छोड़ा नहीं है इसके बारे में, सारा चीज़ बता दिया, जो कि पेपर इसी से आएगा। फिर हम बात करते हैं एनोरेक्सिया, एक नरोशा होता है। ये बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत भी रखे जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत भी इसी को रखा जाता है। अच्छा, इसके साथ आपका एक आता है ADHD भी आता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, और एक आता है ASD भी आता है, और एक एनोरेक्सिया आता है, एक बुलिमिया आता है। ये भी आप बेसिकली डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंतर्गत
3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। जब हम डाइटिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं तो केवल 2 ही टाइप मिलता है, एक एनोरेक्सिया मिलता है, एक बुलिमिया मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो एनोरेक्सिया होता है, अक्सर एनोरेक्सिया हम उसे कहते हैं एक खाने का विकार है जिसमें असामान्य रूप से शरीर का कम वजन, वजन बढ़ाने का अत्यधिक डर होता है और शरीर के वजन के प्रति गलत धारणाएं भी बनी रहती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एनोरेक्सिया का लक्षण। तो एनोरेक्सिया का लक्षण होता क्या है, एनोरेक्सिया क्या है, एनोरेक्सिया का सही कारण अभी तक अज्ञात है। ऐसा माना जाता है कि कई अन्य रोगों की तरह यह भी शायद जैविक और मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन की वजह से होता है, ऐसा माना जाता है एनोरेक्सिया में। ठीक है, तो जैविक कारक कैसे, वैसे अगर हम बात करें अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सी जीन शामिल है एनोरेक्सिया में, लेकिन कुछ आनुवांशिक परिवर्तन हो सकते हैं जिसके कारण कुछ लोगों को एनोरेक्सिया विकसित होने का अधिक खतरा होता है। तो कुछ लोगों का बेहतर बनने और संवेदनशील और दृढ़ता के प्रति आनुवांशिकता की तरफ या हेरिडिटी की तरफ उसका क्या होता है, झुकाव होता है। तो ये एनोरेक्सिया का कारण है, एनोरेक्सिया का कारण है। तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ एनोरेक्सिया का लक्षण जो होता है वो वजन बहुत कम होने पर भी सीमित भोजन करेंगे, भोजन कैलोरी, पौष्टिक या पोषण या खाना पकाने के लिए एक असामान्य रुचि रखते हैं, वजन बढ़ाने का अत्यधिक डर लगा रहता है इनको, भोजन करने की अजीब आदतें हैं, जैसे छिप कर खाते हैं ये लोग, वजन कम होने पर भी मोटा महसूस करते हैं, ये अपने शरीर की वजन का जो वास्तविक आकलन करने में वो हमेशा असमर्थ रहते हैं, ये लगातार सुधार के लिए प्रयास करते हैं और खुद के प्रति बहुत आलोचनात्मक होते हैं। महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म का होना बेसिकली लक्षण दिखाने लगता है एनोरेक्सिया का। रेचक या मूत्रवर्धक या आहार जैसी गोलियों का उपयोग करते हैं, बार बार बीमार होते हैं, घटे हुए जो वजन होते हैं उनको छिपाने के लिए ढीले कपड़े पहनते हैं, है ना, बेकार और निराश महसूस होते हैं, समाज से दूरी बना कर रखते हैं, ये एनोरेक्सिया वाले व्यक्ति होते हैं, है ना। इनको अगर हम बात करें जो है बालों और नाखूनों में की कमजोरी होती है, त्वचा का सूखना या पीलापन होता है, एमीनिया, कब्ज, जोड़ों के सूजन, दांत खराब होना, शरीर पर पतले बालों का नया विकास होना, ये बेसिकली एक प्रकार से एनोरेक्सिया दर्शाता है। तो जैसे अब बुलिमिया 2 टाइप का होता है तो एनोरेक्सिया भी 2 टाइप का होता है। एनोरेक्सिया 2 टाइप का, उसमें अगर हम बात करें प्रतिबंधित एक एनोरेक्सिया होता है, क्या होता है, प्रतिबंधित एक होता है, और एक होता है अत्यधिक खाने वाला। देखिए अत्यधिक, बुलिमिया में क्या था, कम खाने वाला था ना, यही था, क्या था बुलिमिया, क्या था, बुलिमिया में अधिक खाना था और सर उल्टी करना था। हाँ अधिक खाना, सॉरी, हाँ हाँ, गुड 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 गुड। तो बुलिमिया में अधिक खाना था। देखिए यहाँ पे क्या था जो मैंने अभी बताया, इसमें क्या था, कम खाना था। एनोरेक्सिया के अगर हम जब कारण की उसके बारे में बात करते हैं उसके प्रकार में, तो यहाँ पे भोजन ना करना मतलब ये वह कैलोरी की गिनती करता है, मतलब भोजन ना करना, कुछ खाद्य पदार्थों तक सीमित करना, या मतलब मान चलिए कि थोड़े खाना, तो वो बेसिकली प्रतिबंधित है। तो एनोरेक्सिया से ग्रसित लोग जो होते हैं खाने की मात्रा और उसके प्रकार के गंभीर प्रतिबंध पर बात करना, ये होता है। तो कम खाते हैं। और अत्यधिक खाने वाला एनोरेक्सिया क्या होता है, तो ये बेसिकली टाइप है। तो एनोरेक्सिया से ग्रसित जो लोग होते हैं वो खाने पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन उसमें नियंत्रण से बाहर भोजन की एक बड़ी मात्रा में भी शामिल होता है। तो इस खाने से क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यक्ति उल्टी भी करता है, मूत्रवर्धक और एनीमा का दुरुपयोग भी करता है, ऐसा भी करता है। तो एनोरेक्सिया में ये भी मिलता है। लेकिन अगर एनोरेक्सिया का बात होगा तो वहाँ पे आप लोग कम खाने को ही लगाइएगा, ना कि ज़्यादा खाने को लगाइएगा, कम खाने को ही लगाइएगा। एनोरेक्सिया में शारीरिक परीक्षण होता है, प्रयोगशाला परीक्षण होता है, वैज्ञानिक होता है। इसका इलाज मनोचिकित्सक, दवाओं, अस्पताल, मैंने अभी आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्लियर रहेगा, बता दीजिए एक बार। जी सर। हाँ, एनोरेक्सिया में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे, कह देना आप लोग इसको देखो, खाने से संबंधित एक विकार है जिसमें व्यक्ति अपने वजन और खाने का चिंता लेकर ग्रसित रहता है। कम खाने का विकार है एनोरेक्सिया, कम खाने का विकार है एनोरेक्सिया। इसकी शुद्ध हिंदी बात करें तो क्षुधा अभाव कहा जाता है एनोरेक्सिया को। क्या बोला जाता है इसको शुद्ध हिंदी में? क्षुधा अभाव। और हाँ,
याद रखिएगा। और एक आपका होता है बुलिमिया, जहाँ पे आप जानते हो अधिक खाने की बात होती है। बुलिमिया क्या बताता है आपको, अधिक खाने की बात करता है। बस यही आपको दो शब्द ध्यान रखना है, और यही अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से पेपर में भी करके चले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा बुलिमिया के बारे में भी आप लोगों को कि बुलिमिया नरोसा क्या होता है। भोजन खाने से संबंध में गंभीर विकार है जो अधिक खाना खाने से पहचाना जाता है, और वजन बढ़ने से बचने के तरीकों को इसमें शामिल कर लेता है वो, ताकि भाई वो ज़्यादा वजन ना बढ़े। तो ये चीज़ें थी एनोरेक्सिया और बुलिमिया। बाकी यहाँ पे आप पीडीएफ में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लक्षण के साथ साथ एनोरेक्सिया के बारे में, या कब शुरू हुआ, कितना देखने को मिलता है। देखिए, एक 15 वर्ष की उम्र में बात करें तो 150 में से एक लड़की को होता है, और 15 वर्ष की जो उम्र की बात करें तो 1000 में से एक लड़के को होता है, ऐसा बात कहा जाता है। ये युवा अवस्था का रोग बोला जा सकता है क्या? युवा अवस्था तो बेसिकली यहाँ नहीं होता है ना, ये तो आपका बहुत ज़्यादा किशोरावस्था तक को टच कर सकता है बस, क्योंकि मैंने किशोरावस्था, युवा अवस्था नहीं, किशोरावस्था तक है ना। अब आप लोग के घर में अगर आप लोग अभी दवा खाने के साथ सोच रहे हैं शरीर बना ले, युवा अवस्था में हो, तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, अभी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना, मिल जाएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन सर ऐसा बन सकता है शायद, क्या? मेरे हिसाब से बताओ। कि एक युवा है और वो जिम जाना चाहता है, वो शरीर बनाना चाहता है, वो किसके अंतर्गत आ सकता है? एक युवा है, जिम बनाना चाहता है और क्या बनाना चाहता है, शरीर। तो भाई अब यहाँ पे देखो, अब विचार है, अब ज़्यादा खाना चाह रहे हो, फिर इसका मतलब है बुलिमिया की तरफ जा रहे हो, है कि नहीं। ज़्यादा तरफ का मतलब वही जाएगा बुलिमिया, एनोरेक्सिया तो जाएगा नहीं वो, क्योंकि वो कम खाने को बताता है। उसमें उल्टियां थोड़ी करेगा। उल्टी नहीं करेगा। अरे भाई उसमें दो है ना, एक पार्किंसंग है, एक, हाँ, एक उसमें दो टाइप के है ना बुलिमिया में। तो भाई बुलिमिया दो टाइप की है ना, एक नॉन पार्किंसंग है और एक पार्किंसंग है ना। तो बुलिमिया ही बनेगा, अब उल्टी तो नहीं करेगा, बात सही कह रहे हो आप बुलिमिया में, लेकिन दो टाइप के हैं सर उसके। तो एक टाइप तो आप नॉन पंचिंग में तो फास्टिंग भी तो हो गया ना, एक्सरसाइज तो हो गया, बट फास्टिंग थोड़ी, ये तो खाना और एक्सरसाइज दोनों करेगा ना जिम वाला। देखो, नहीं कारण मैडम वही बात, उसमें आपका वही बनेगा भस्मक। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि जिम कोई जा रहा है, बॉडी बना रहा है, तो वो कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। देखो, बुलिमिया एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसमें रोगी को हर समय खाते ही रहता है। रोगी जितना भी खाना खा ले, उसे ऐसा लगता है कि उसने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है, और वह बहुत अधिक खाने लगता है, ऐसा सोचकर अब खाकर फिर जिम जाएगा। तो ये आपका बुलिमिया ही बताएगा, इसको हम ओवर ईटिंग कहते हैं, भस्मक रोग कहते हैं, और यही बनेगा, है ना। यहाँ आपका यही बनेगा। और ये बात रही प्रश्न का, तो ये प्रश्न तो सत्य है कि नहीं बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है रोग के बारे में, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ये बातें, बता दीजिए एक बार। यस सर। चलो, ये आज का लास्ट टॉपिक है इस यूनिट नंबर 6 का। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सामुदायिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? कम्युनिटी या समुदाय स्वास्थ्य से। देखिए, जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य को लेकर, हाँ, एक बार म्यूट हो जाइए भाई, एक बार म्यूट हो जाइए, है ना, म्यूट हो जाइए। 1.25 घंटे से क्लास चल रही है ना, तो एक बार म्यूट हुआ करिए। देखिए, अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य है ना, ये बेसिकली स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य और कल्याण का एक पूरे समाज पर दृष्टिकोण की बात करता है। व्यक्ति हो, परिवार हो, समुदाय हो, उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर आधारित होता है ये। तो स्वास्थ्य को अधिक व्यापक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य और कल्याण को लेकर व्यापक पहलुओं पर चर्चा होती है। तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये वाला चीज़ देखिए जरा, WHO ने क्या बात कही है परिभाषा के रूप में, कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वास्थ्य, विश्वास और दृष्टिकोण की एक प्रणाली विकसित करता है, और ये समाज या सांस्कृतिक विरासत द्वारा प्रदान किए
ढांचे पर, मतलब प्रदान किए गए ढांचे के भीतर जाते हैं। और इसी में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य व्यवहार गतिविधियां हो या अच्छा महसूस करने वाला हो, बीमारी और बीमारी को रोकने का उपाय किया जाए, लक्षणों के होने से पहले उसका पता लगाया जाए, तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य के संबंध में आता है। अगर आपसे प्रश्न बनता है तो समुदाय स्वास्थ्य के संबंध में आता है। बेसिकली जनता के शहरी क्लिनिकों के द्वारा मातृत्व और बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवा, जहाँ पे परिवार नियोजन और अन्य कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराया जाता है, जहाँ पे जन स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंध में रिसर्च के माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण और शहरी झुग्गी झोपड़ी जनसंख्या के लिए निवारणी या संवर्धन या उपचारात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य का एक उद्देश्य बन जाता है। भाई जो समुदाय में जो लोग पीछे हैं, जिनको सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो सही तरीके से स्वास्थ्य को जो है इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए मेडिकल सोशल वर्कर क्या करता है, ऐसी ही कुछ एक्टिविटी करता है। तो याद रखिएगा, इसमें देखभाल को लेकर जांच और जागरूकता इत्यादि चीज़ों को भी इसी में शामिल कर लिया गया है। टीकाकरण हो गया, ये भी चीज़ें सामुदायिक स्वास्थ्य के ही अंतर्गत आता है। ऐसा नहीं कि सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ये नहीं आएगा, वो भी उसी के अंतर्गत आता है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। जैसे अगर हम चर्चा करें परिवार और बीमारी का प्रभाव, देखिए व्यवहार और भावनात्मक परिवर्तन भी है। यहाँ पे लोग जो है बीमारी के प्रति अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार और भावनात्मक प्रतिक्रिया बीमारी की प्रकृति और उसके प्रतिवाहक रवैये और दूसरे की प्रतिक्रिया की बीमारी के व्यवहार पर निर्भर रहते हैं। मतलब कहने का ये है कि व्यवहार और भावनात्मक परिवर्तन भी कम्युनिटी के अंदर जो है देखा जाता है उनके स्वास्थ्य को लेकर, है ना, ताकि जो बीमारी है उस कम्युनिटी में जो चीज़ें वहाँ पे प्रभावित हैं उसको रोका जा सके। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी के इलाज तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि इसमें असल में समुदाय के स्वास्थ्य के मैनेजमेंट, बीमारी से बचने या बीमारी से बचाव और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना जैसे पहलू भी इसमें शामिल किया गया है। तो कम्युनिटी की 3 बातें आप चाहो तो यहाँ पे नोट कर सकते हो। पहली बात तो आप ये याद रखिए, असल में समुदाय के स्वास्थ्य के मैनेजमेंट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि समुदाय के स्वास्थ्य के प्रबंधन में एक काम करता है कम्युनिटी मैनेजमेंट के रूप में। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो बीमारी से बचाव की बात करता है कम्युनिटी, आप ये ध्यान रख सकते हैं। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ये 3 बातें हैं बेसिकली सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुछ उदाहरण माने जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आंगनबाड़ी होती है, आपने नाम सुना ही होगा, आंगनबाड़ियाँ, है ना, आंगनबाड़ियाँ हो गया। स्कूलों में दोपहर का पोषण भोजन हो जाता है कि नहीं, स्कूलों में दोपहर का पोषक भोजन हो जाता है। टीकाकरण हो जाता है, याद रखने वाली बात है ये। अभियान हो जाता है, संक्रामक रोगों की रोकथाम हो जाती है, पीने के शुद्ध पानी की स्वच्छ जो है व्यवस्था हो जाती है, भोजन में सफाई के लिए बढ़ावा हो जाती है, भोजन में सफाई के लिए बढ़ावा। तो ये बेसिकली जो मैंने 5-7 आपको बताए हैं ना, ये कम्युनिटी हेल्थ के संबंध में है। सामुदायिक स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी तक ही नहीं सीमित, मतलब बीमारी के इलाज तक ही नहीं सीमित है। आप अगर देखें सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो समुदाय के स्वास्थ्य के मैनेजमेंट में काम करता है सामुदायिक स्वास्थ्य, बीमारी से बचाव करता है, अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कुछ उदाहरण के माध्यम से, जैसे अभी आपने सुना, आंगनबाड़ी, स्कूलों में दोपहर का भोजन का पोषण भोजन दिया जाना, टीकाकरण अभियान हो गया, संक्रामक रोगों की रोकथाम हो गया, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था हो गई, भोजन में सफाई के लिए बढ़ावा दे दिया गया। ये कम्युनिटी स्वास्थ्य के बारे में तो बता रहा हूँ, यही चीज़ें आता है। सार्वजनिक अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो पूरे विश्व में एक क्रांति होते हुए देखी गई है कम्युनिटी को लेकर, है ना, कि भाई इस तरीके से काम होने चाहिए। व्यक्तिगत सफाई की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें व्यक्तिगत सफाई और स्वास्थ्य आदतें और स्वास्थ्य को लेकर सोच, खान पान की आदतें, कसरत आदि जो हैं सभी ये स्वास्थ्य के स्तर पर प्रभाव डालते हैं सभी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, है ना, तो यह हमें जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कम्युनिटी के बारे में था, ठीक है, कम्युनिटी के बारे में था ये देखिए शारीरिक, ये यहाँ पे तो ये एनोरेक्सिया आ गया, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, ये चीज़ें आ जाएंगे। तो यहाँ पे सब मिल जाएगा, आप देख लेना PDF में, ठीक है ना भाई। समुदाय देखिए लक्षण हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
समुदाय का स्वास्थ्य क्या होता है, हाँ समुदाय का स्वास्थ्य क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। WHO ने क्या कहा, सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब है कि समुदाय के सदस्यों के स्वास्थ्य स्थिति में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्याओं का समुदाय के लिए प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की समग्रता होती है। तो सिंपल सी बात है कि समुदाय के जो सदस्य हैं उनको स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो होगी समस्याओं को समुदाय को प्रदान की जाती है। तो यानी स्वास्थ्य की देखभाल होती है, टोटली मिला जुला कर क्या होती है, स्वास्थ्य की देखभाल होती है। बस ये आ जाता है आपका इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप लोग। आपका यूनिट नंबर 6 समाप्त हो गया, कल आपका यूनिट नंबर 7 चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग, और कल मैं इसी के आगे यूनिट नंबर 7 नहीं, कल हम लोग करेंगे क्वेश्चन 2 घंटे। कल हम लोग करेंगे 2 घंटे क्वेश्चन करेंगे, DSSB का करेंगे क्वेश्चन, वो भी DSSB का मेडिकल सोशल वर्क का पेपर, उसे करेंगे सॉल्व। ठीक है ना, चलो।